नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गणपत सर की फर्स्ट ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें अब तक हमने जो 15 टेस्ट के सॉल्यूशन वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। आज हम 16वां टेस्ट शुरू करेंगे। हालांकि अब तक है जो सर के एप्लीकेशन पर 20 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। 15 टेस्ट जो जिसमें भारतीय इतिहास के टेस्ट थे, शुरू के 5 टेस्ट एंशिएंट हिस्ट्री के, 6 से 10 तक मिडल हिस्ट्री के, 11 से 15 तक जो थे वो थे आधुनिक भारतीय इतिहास के। 16 से लेकर 20 तक के जो टेस्ट है ये वर्ल्ड हिस्ट्री के, और साथ में प्रत्येक टेस्ट में अंत में 10-15 क्वेश्चन जो है वो आईसीटी के दे रखे हैं। ये हालांकि 5 टेस्ट हो चुके थे। हमने ये टेस्ट पिछले कुछ दिनों से इनके सॉल्यूशन वीडियो आए नहीं थे। इसका एक मुख्य कारण ये था कि अभी हमारी एक पुस्तक चल रही थी विश्व इतिहास की, रवि कुलेरिया सर की पुस्तक। रवि कुलेरिया सर की जो विश्व इतिहास ऑब्जेक्टिव बुक चल रही थी, वो वर्ल्ड हिस्ट्री के हमारे वो टॉपिक चल रहे थे, इसलिए हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के इस टेस्ट सीरीज को होल्ड करके रखा था। अब उस पुस्तक में वैसे तो टोटल 26 चैप्टर है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग उसमें 15 ही चैप्टर है। फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग 15 चैप्टर है, जिसमें अब तक हमारे 12 चैप्टर हो चुके हैं। 2-3 चैप्टर बाकी है जो अगले दिनों में हो जाएंगे। तो उसमें अब वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक समाप्त हो चुके हैं, तो अब हम वर्ल्ड हिस्ट्री की एक नई सीरीज दोबारा शुरू कर देते हैं ताकि आपका रिवीजन चलता रहे। इसीलिए हमने इसको होल्ड करके रखा था कि दोनों एक साथ लेके आएंगे तो सारे मिक्स हो जाएंगे। एक बार आपने वो रवि कुलेरिया सर की जो ऑब्जेक्टिव बुक थी उसके सारी क्लासेस लगा ली होगी। अब हम इस टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं। इसमें भी उसी प्रकार से टेस्ट है जो पीछे हमने लिए थे। शुरू के 4 जो टेस्ट होंगे वो टॉपिक वाइज होंगे, और 5वां जो टेस्ट होगा वो होगा कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग। कंप्लीट सिलेबस यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस। तो आज का जो 16 नंबर टेस्ट है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे यूरोप में पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के से संबंधित प्रश्नोत्तर रहने वाले, जो 100 प्रश्न होंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के, और अंत में 10-15 प्रश्न जो आईसीटी के होंगे। आईसीटी के भी टॉपिक रहेंगे संप्रेषण कौशल, कंप्यूटर का परिचय, इनपुट और आउटपुट युक्तियां। तो करते हैं आज की इस क्लास को शुरू। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन है जो गलत है। सबसे पहला कथन है कि पुनर्जागरण ने मानववाद, बुद्धि एवं तर्क पर बल दिया। पुनर्जागरण ने मानववाद, बुद्धि एवं तर्क पर बल दिया। दूसरा ऑप्शन है कि दिद्रो ने साहित्य के क्षेत्र में रेनेसा शब्द का प्रयोग किया। रेनेसा यानी पुनर्जागरण। दिद्रो ने जो साहित्य के क्षेत्र में रेनेसा या पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया। फ्रांसीसी बेकन ने चित्रकला के क्षेत्र में रेनेसा शब्द का प्रयोग किया। और इटली के विद्वान बेसारी ने सर्वप्रथम स्थापत्य के क्षेत्र में रेनेसा शब्द का प्रयोग किया। पुनर्जागरण ने मानववाद, बुद्धि और तर्क पर बल दिया, और साहित्य के क्षेत्र में इसका प्रयोग दिद्रो ने, चित्रकला के क्षेत्र में फ्रांसीसी बेकन ने, और स्थापत्य के क्षेत्र में इसका प्रयोग इटली के विद्वान बेसारे ने किया। तो इसमें से कौन सा कथन गलत होगा? तो इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि चित्रकला के क्षेत्र में जो रेनेसा शब्द का प्रयोग किया था यह फ्रांसीसी बेकन ने नहीं किया था। फ्रांसीसी बेकन ने जो इसका प्रयोग किया था यह किया था विज्ञान के क्षेत्र में। चित्रकला के क्षेत्र में फ्रांसीसी बेकन ने जो विज्ञान के क्षेत्र में रेनेसा शब्द का प्रयोग किया था। इसलिए 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। इटली के विद्वान बेसारी ने सर्वप्रथम स्थापत्य व चित्रकला के क्षेत्र में प्रथम बार रेनेसा शब्द का प्रयोग किया था, जबकि फ्रांसीसी बेकन ने विज्ञान के क्षेत्र में रेनेसा शब्द का प्रयोग किया। मानववाद, बुद्धि व तर्क तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्ड स्मिथ व जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किस शहर में किया? गोल्ड स्मिथ व जॉन गुटेनबर्ग ने जो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, यह प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कहाँ पर किया था? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार लगभग 1445 ईस्वी में किया था। यह कौन से शहर के अंदर किया था? तो यह किया गया था स्ट्रासबर्ग में। 2 नंबर ऑप्शन।
गोल्ड स्मिथ व जॉन गुटेनबर्ग ने 1440 में जर्मनी से निष्कासित कर दिया गया। निष्कासन काल में वे स्ट्रासबर्ग स्पेन में रहे। यहीं पर 1440 से 50 की अवधि में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। निष्कासन के बाद गुटेनबर्ग पुनः मेद शहर जर्मनी आ गए। यहाँ पर 1454 ईस्वी में विश्व की पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्वान की मृत्यु को बौद्धिक दुखांत कहा जाता है? कौन से विद्वान की मृत्यु को बौद्धिक दुखांत कहा जाता है? बौद्धिक दुखांत कौन से विद्वान की मृत्यु को कहा जाता है? वो विद्वान कौन है? रोजर बेकन, मार्टिन लूथर, ऑस्टेन या फिर अरस्तु? तो वो है रोजर बेकन, एक नंबर ऑप्शन। रोजर बेकन ब्रिटिश वैज्ञानिक तथा धार्मिक व्यक्ति था। इसकी मृत्यु को बौद्धिक दुखांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। एक तरफ विद्वानों के नाम दे रखे हैं, सामने उनकी कुछ रचनाएं दे रखी है। इन रचनाओं को हमें सुमेलित करना है। इनमें जो विद्वान है दांते, पेट्रोक, बुकासियो और मैकियावेली। सामने इनकी रचनाएं दे रखी है फियामेटा, वितनाव, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस और फिमिलियस लेटर्स। तो इनमें से जो रचना है या कौन कौन सी रचना किस किस विद्वान की है? सबसे पहले नंबर पर है दांते। दांते की रचना जो इसमें से वो है वितनाव। दूसरे नंबर पर है पेट्रक। पेट्रोक की जो रचना है फिमिलियस लेटर। तीसरे नंबर पर है बुकासियो। बुकासियो की जो रचना है फ्यामेटा। और चौथे नंबर पर है मैकियावेली। मैकियावेली की रचना है वितनाव। तो इसमें अ, दो, चार, एक और तीन इसके राइट होंगे। दो, चार, एक और तीन, चार नंबर ऑप्शन। दांते की रचना डिवाइन कॉमेडी, वितनाव और मोनार्किया। पेटार की रचना सोनेट्स टू डोरा और फेमिलियस लेटर्स। बुकासियो की रचना है फ्यामेटा, जीनोलॉजी ऑफ गॉड। मैकियावेली की रचना है द प्रिंस, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस व आर्ट ऑफ वॉर इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण कालीन विचारक दांते की रचना डिवाइन कॉमेडी से संबंधित है। पुनर्जागरण कालीन विचारक दांते की रचना डिवाइन कॉमेडी संबंधित है। डिवाइन कॉमेडी से संबंधित तथ्य है। संबंधित कौन कौन से तथ्य हैं? सबसे पहला नंबर है कि यह प्रेम गीतों का संग्रह। तो दांते की जो डिवाइन कॉमेडी क्या है? प्रेम गीतों का संग्रह। दूसरा, यह राजनीतिक ग्रंथ था। पोप विरोधी होने के कारण इसे जला दिया। इस ग्रंथ में 100 कहानियों का संग्रह या फिर इस ग्रंथ में स्वर्ग व नर्क की यात्रा का काल्पनिक विवरण है? कौन सा कथन है जो दांते की रचना डिवाइन कॉमेडी से संबंधित सत्य कथन है? तो सबसे पहले नंबर पर प्रेम गीतों का संग्रह। प्रेम गीतों का संग्रह जो दांते की रचना डिवाइन कॉमेडी नहीं है बल्कि दांते की जो रचना वितनव वितनव जो ग्रंथ है यह प्रेम गीतों का संग्रह। दूसरे नंबर पर क्या है? यह राजनीतिक ग्रंथ है जो पोप विरोधी होने के कारण जला दिया गया। तो जो राजनीतिक ग्रंथ था जो पोप विरोधी होने के कारण जला दिया गया था यह डिवाइन कॉमेडी नहीं था बल्कि वह मोनार्का था। मोनार्का जो ग्रंथ है उसे जलाया गया था। तो दो नंबर ऑप्शन भी इसका गलत होगा। तीसरा, इसमें 100 कहानियों का संग्रह। तो इसमें 100 कहानियों का संग्रह ये बात भी गलत है। चौथा, इस ग्रंथ में स्वर्ग व नर्क यात्रा का काल्पनिक विवरण है। इस ग्रंथ में स्वर्ग व नर्क यात्रा का काल्पनिक विवरण है। तो चार नंबर ऑप्शन सही है। डिवाइन कॉमेडी के अंदर स्वर्ग और नर्क यात्रा का काल्पनिक विवरण दे रखा है। डिवाइन कॉमेडी ग्रंथ में दांते ने स्वयं की नर्क से स्वर्ग तक की काल्पनिक यात्रा विषय पर व्यंग्य व हास्य शैली में लिखा है। इस यात्रा के 3 चरण हैं और हर चरण का अलग पथ प्रदर्शन है। यह जो पुस्तक है यह 1472 में प्रकाशित हुई थी। हालाँकि इसकी रचना तो 1308 से 1321 के मध्य की गई थी। लेकिन जो इसको प्रकाशित किया गया था या प्रकाशित 1472 में किया गया था और 1472 में इसे प्रकाशित किया था बुकासियो के द्वारा। बुकासियो ने जो इसको 1472 में प्रकाशित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने यह संदेश दिया? कौन से विद्वान ने यह संदेश दिया कि ऐसे मठ होने चाहिए जहाँ स्त्री व पुरुष समान स्वतंत्रता के साथ रह सके? ऐसे मठ होने चाहिए जहाँ स्त्री व पुरुष समान स्वतंत्रता के साथ रहने चाहिए। कौन से विद्वान ने यह कहा था? किसने कहा था? मोटे ने, रेबलेस ने, जोफ्रे चौसर ने या ब्रूनी ने? किसने कहा था कि ऐसे मठ होने चाहिए जहाँ स्त्री व पुरुष समान स्वतंत्रता के साथ रह सके? तो यह कथन कहा था रेबलेस ने। दो नंबर ऑप्शन।
रेबलेस ने यह संदेश दिया कि ऐसे मठ होने चाहिए जहां स्त्री व पुरुष समान स्वतंत्रता के साथ रह सके। इनकी रचना लीव्स एंड डेट्स ऑफ ग्रांतुल एंड पेंट्रल, इसमें पिता ग्रांतुल पुत्र पेंट्रगुल के साहसिक कार्यों का विवरण 5 भागों में लिखा गया। दोनों दानव श्रेणी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है। यहाँ पर भी कुछ विद्वानों के नाम दे रखे हैं, सामने उनकी रचनाएं दे रखी हैं। विद्वान हैं जोफ्रे चौसर, फ्रांसिस बेकन, मिल्टन और एडमंड स्पेंसर। उनकी रचनाएं ट्रायल्स एंड क्रेसिडा, फेरी क्वीन, पैराडाइज लास्ट और न्यू अटलांटिक। तो कौन कौन सी रचनाएं किस विद्वान की है? सबसे पहले नंबर पर है जोफ्रे चौसर। जोफ्रे चौसर की इनमें से रचना है वो है ट्रायल्स एंड क्रेसिडा। दूसरे नंबर पर है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन की जो रचना है न्यू अटलांटिक। तीसरे नंबर पर है मिल्टन। मिल्टन की जो रचना है पैराडाइज लास्ट है। और चौथे नंबर पर एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर की जो रचना है फेरी क्वीन। जोफ्रे चौसर की ट्रायल्स एंड क्रेसिडा, फ्रांसिस बेकन की न्यू अटलांटिक, मिल्टन की पैराडाइज लास्ट और एडमंड स्पेंसर की है फेरी क्वीन। एक, चार, तीन और दो, दो नंबर ऑप्शन। जोफ्री चौसर की रचनाएं कैंटरबरी टेल्स, टाइल्स एंड क्रेसिडा। फ्रांसिस बेकन की रचनाएं न्यू अटलांटिक, नोम आर्गन एंड एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग है। अब मिल्टन की रचनाएं पैराडाइज लॉस्ट और एडमंड स्पेंसर की रचनाएं फेरी क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोजर बेकन के ग्रंथ ऑप्स माजुस, ग्रीक वर्क ऑप्स माजुस से संबंधित सत्य कथनों का चयन कीजिए। रोजर बेकन का ग्रंथ है ऑप्स माजुस, ग्रीक वर्क। इससे संबंधित सत्य कथन इनमें से कौन कौन से कथन है जो सही कथन है? सबसे पहला कथन है कि यह ग्रंथ 1267 में पूर्ण हुआ तथा इसके 7 खंड है। रोजर बेकन का ग्रंथ ऑप्स माजुस है जो 1267 में पूर्ण हुआ और इसमें 7 खंड है। इसमें गणित, भौतिक, शरीर विज्ञान, नीति शास्त्र जैसे विषयों पर लिखा गया। यह रचना पोप क्लीमेट चतुर्थ के कहने पर लिखी गई। यह ग्रंथ लैटिन भाषा में लिखा गया है। तो इसमें से कौन कौन से कथन है जो सही है? तो इसमें चारों ही ऑप्शन है जो इसके सही होंगे। एक नंबर ऑप्शन, एक, दो, तीन और चार। रोजर बेकन अंग्रेजी साहित्य के प्रमुख विद्वान थे। इन्होंने पोप क्लीमेट चतुर्थ के कहने पर लैटिन भाषा लैटिन भाषा में ऑप्स माजुस, ग्रीक वर्क लिखा। इनकी अन्य रचना ऑप्स माइनस और ऑप्स टेरिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसका कथन है कि सत्य सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है? सत्य सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है फ्रांसिस बेकन का। फ्रांसिस बेकन का प्रसिद्ध कथन है कि सत्य सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है। इनकी रचनाएं हैं न्यू अटलांटिक, नोम आर्गन, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेक्सपियर की रचनाएं हैं। शेक्सपियर की रचनाएं इनमें से कौन कौन सी है? कौन कौन सी रचनाएं हैं जो शेक्सपियर की रचनाएं हैं? यहाँ पर पांच छह रचनाओं के नाम देखे। हेमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, मिडनाइट सफर, ट्वेल्थ नाइट नाइट और ओथेलो। इनमें से कौन कौन सी रचनाएं जो शेक्सपियर की रचनाएं हैं? तो इसमें हेमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, मिडनाइट सफर, ट्वेल्थ नाइट नाइट और ओथेलो, ये सभी की सभी रचनाएं ये शेक्सपियर की ही रचनाएं हैं। एक नंबर ऑप्शन। शेक्सपियर की रचनाएं या नाटक हेमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ओथेलो, किंग लियर, ट्रायल्स एंड क्रूसिडा, रोमियो जूलियट, मिडनाइट सफर, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केओस का ग्रंथ लूसियाड किस पर आधारित है? केओस का ग्रंथ लूसियाड जो किस पर आधारित है? केओस का ग्रंथ लूसियाड किस पर आधारित है? वास्को डी गामा की यात्रा पर। 2 नंबर ऑप्शन। केओस एक पुर्तगाली साहित्यकार था। इसकी रचना लूसियाड वास्को डी गामा की यात्रा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असुमेलित का चयन कीजिए। इनमें भी एक तरफ विद्वानों के नाम दे रखे हैं, सामने उनकी रचनाएं दे रखे हैं। तो इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? सबसे पहले नंबर पर इरेस्मस। इरेस्मस की रचना कोलिकोज है।
उलरिक हटन की रचना लेटर्स ऑन ऑक्सक्योर मैन, क्रिस्टोफर मार्लो की रचना डॉन क्विक्सोट और मोटेन की रचना सैडनेस एंड सोरो। तो इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? तो कोलिको जो रचना है इरेस्मस की है, लेटर्स ऑन ऑब्सक्योर मैन जो रचना है उलरिक हटन की है, दूसरा भी सत्य है। सैडनेस एंड सोरो रचना मोटेन की है, ये भी सत्य है। डॉन क्विक्सोट जो रचना है क्रिस्टोफर मार्लो की नहीं बल्कि यह जो रचना है सर्वेंटीज की है। सर्वेंटीज सर्वेंटीज की रचना है डॉन क्विक्सोट। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सुमेलित नहीं है। मोंटेन ने सैडनेस एंड सोरो निबंध लिखा। क्रिस्टोफर मार्लो ने द जेव्स ऑफ माल्टा, तैमूर लंग, एडवर्ड द्वितीय लिखा। उल्रिक हटन ने लेटर्स ऑन ऑब्सकोर में लिखा। इरेस्मस ने कॉलिकोज व प्रेज ऑफ होली नामक ग्रंथ लिखा, जबकि सर्वेटिन्स ने डॉन क्विक्सोट नामक उपन्यास लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। इनमें से कौन कौन से कथन है जो सत्य कथन है? सबसे पहले नंबर पर है कि पुनर्जागरण के कारण स्वतंत्र चिंतन का विकास हुआ। दूसरा, ग्रीक व लैटिन भाषाओं में अत्यधिक साहित्य की रचना हुई। तर्क विज्ञान प्रेक्षण आधारित ज्ञान पर बल दिया गया। व्यक्तिवाद व मानवतावाद पर बल दिया गया। इनमें से कौन कौन से कथन है जो सत्य कथन है? तो इसमें पुनर्जागरण के कारण स्वतंत्र चिंतन का विकास हुआ, यह सही है। तर्क विज्ञान प्रेक्षण आधारित ज्ञान पर बल दिया गया, यह भी सत्य है। व्यक्तिवाद एवं मानववाद पर बल दिया गया, यह बात भी सत्य है। ग्रीक और लैटिन भाषाओं में जो साहित्य रचे जाते थे, यह पुनर्जागरण काल के दौरान नहीं बल्कि पुनर्जागरण काल से पहले की रचनाएं हैं। पुनर्जागरण काल के दौरान अनेक भाषाओं में जिसमें इटावली, अंग्रेजी, फ्रांसीस, स्पेनिश आदि सभी भाषाओं के अंदर जो साहित्य रचे गए थे। तो इन ग्रीक भाषा में जो साहित्य रचे गए थे, ये पुनर्जागरण काल से पहले के थे, ना कि पुनर्जागरण कालीन। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम मिलान करना है। यहाँ पर भी एक तरफ रचनाएं दे रखे, सामने रचनाकारों के नाम दे रखे हैं। तो इनमें से बताना है कि कौन कौन सी रचना किस किस रचनाकार की है। यहाँ पर 4 विद्वानों के नाम है, मार्सिलियो, टासो, लोरेंजो वालो और थॉमस मोर। और सामने जो रचनाएं दे रखी है, जेरूसलम डिलीवर्स, डिफेंडर ऑफ पीस, यूटोपिया और डिक्रेट्स ऑफ कॉन्टेंटाइन। इनमें से कौन कौन सी रचना किस किस विद्वान की है? सबसे पहले नंबर पर है मार्सिलियो। मार्सिलियो की रचना डिफेंडर ऑफ पीस। दूसरे नंबर पर है टासो। टासो की रचना जेरूसलम डिलीवर्स। तीसरे नंबर पर है लोरेंजो वाला। लोरेंजो वाला की जो रचना है ड्री ऑफ कॉन्टेंटाइन। ड्री ऑफ कॉन्टेंटाइन। और चौथे नंबर पर है थॉमस मोर। थॉमस मोर की रचना है यूटोपिया। तो इसमें 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4 और 3, 2 नंबर ऑप्शन। मार्सिलियो की रचना डिफेंडर ऑफ पीस, टासो की रचना जेरूसलम डिलीवर्स, लोरेंजो वालो की रचना डोनेशन एंड कॉन्स्टेंटाइन एंड ट्रिकल्स ऑफ कॉन्टेंटाइन और थॉमस मोर की रचना यूटोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोनातोलो द्वारा निर्मित मूर्तियां हैं। दोनातोलो के द्वारा निर्मित मूर्तियां कौन कौन सी हैं? इनमें से कौन कौन सी मूर्तियां जो दोनातोलो के द्वारा निर्मित है? यहाँ पर 5 मूर्तियां दे रखी है। वेनिस में सेंट मार्क की आदमकद मूर्ति, फ्लोरेंस के चर्च के उत्तरी द्वार पर द सेक्रीफाइस ऑफ द आइजैक मूर्ति, सेंट जॉर्ज व सिंगिंग कोयर की मूर्ति, डेविड की कांस्य मूर्ति, इरेज्मा डा नार्ने, गेटा मेलाता द्वारा नामक योद्धा की कांस्य मूर्ति। तो इनमें से कौन कौन सी मूर्ति है जो दोनों तेलों की है? वेनिस के सेंट मार्क की आदमकद मूर्ति, सेंट जॉर्ज एवं सिंगिंग कोयर की मूर्ति, डेविड की कांस्य मूर्ति और इरेज्मा डा नारानी गेटा मेलाता नामक योद्धा की मूर्ति, कांस्य मूर्ति। ये चारों मूर्तियां दोनातेलो के हैं। वहीं फ्लोरेंस के चर्च के उत्तरी द्वार पर द सेक्रीफाइस ऑफ द आइजैक जो मूर्ति है, यह गिबर्टी की मूर्ति है। गिबर्टी की गिबर्टी की मूर्ति है, ना कि डोनाटेलो की। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही नहीं है। 1, 3, 4 और 5 इसके सही होंगे। 1, 3, 4 और 5, 3 नंबर ऑप्शन।
फ्लोरेंस के चर्च के उत्तरी द्वार पर द सेक्रिफाइस ऑफ द आइजैक व पूर्वी द्वार पर गेट ऑफ पैराडाइज की मूर्ति लोरेंजो गिफर्टी द्वारा बनाई गई है, बल्कि शेष मूर्तियां दोनातेलो के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइकल एंजेलो द्वारा मूर्ति निर्मित मूर्ति नहीं है। इनमें से कौन सी मूर्ति जो माइकल एंजेलो के द्वारा नहीं बनाई गई है? पेटा की मूर्ति, मोजेस की मूर्ति और डेविड की संगमरमर मूर्ति, ये तीनों माइकल एंजेलो की मूर्ति है। गेट ऑफ पैराडाइज जो मूर्ति है गिबर्टी की मूर्ति है। 4 नंबर ऑप्शन। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्तियां पिएटा या पेटा की मूर्ति, मोजेज डोन व मूसा यहूदी की मूर्ति, डेविड की संगमरमर की मूर्ति, जबकि गेट ऑफ पैराडाइज की मूर्ति गिबर्टी के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण कालीन मूर्तिकला की विशेषता नहीं है। पुनर्जागरण कालीन मूर्तिकला की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? 4 विशेषता दे रखी है। सज्जा, श्रृंगार व डिजाइन पर बल दिया गया। गुबंद, गोल मेहराब, स्तंभ व नक्काशी इस शैली में थी। यह कला धार्मिक प्रभाव से युक्त रही व ईश्वर को आदर्श रूप में अपनाया गया। रोमन व यूनानी शैलियों के मिश्रण युक्त नवीन शैलियां विकसित हुई, जिसे ब्रिक शैली नाम दिया गया। इनमें से कौन सी विशेषता है जो पुनर्जागरण कालीन मूर्तिकला की नहीं है? तो सबसे पहले सज्जा, श्रृंगार व डिजाइन पर बल दिया गया। पुनर्जागरण कालीन मूर्ति में सज्जा, श्रृंगार व डिजाइन पर बल दिया गया था। गुबंद, गोल मेहराब, स्तंभ व नक्काशी इस शैली की विशेषता थी। यह कला धार्मिक प्रभाव से युक्त नहीं बल्कि धार्मिक प्रभाव से मुक्त रही थी। धार्मिक प्रभाव से युक्त तो पुनर्जागरण काल से पहले थी। इन्होंने ईश्वर को आदर्श रूप में माना, ईश्वर को नहीं बल्कि मनुष्य को जो आदर्श रूप में माना था। तो धार्मिक प्रभाव से मुक्त रही थी और मनुष्य को जो आदर्श रूप में माना था। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथा कि रोमन व यूनानी शैलियों के मिश्रण युक्त नवीन शैली विकसित हुई, जिसे ब्रिक शैली नाम दिया गया। तो 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही है। कौन सी विशेषता नहीं है? 3 नंबर ऑप्शन। पुनर्जागरण कालीन मूर्तिकला धार्मिक प्रभाव से मुक्त रही। कला में मानव आदर्श को अपनाया गया। इस कला में लकड़ी का प्रयोग अधिक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असुमेलित का चयन कीजिए। इनमें से भी बताना है कि कौन सा जो असुमेलित है। यहाँ पर भी कुछ ग्रंथ दे रखे हैं, ग्रंथकारों के नाम दे रखे हैं। एटलस के निर्माता मार्केटर, द मोशन एनेक्जिमेंटर की रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हॉर्वे और मानव शरीर की संरचना वेसेलियस। इनमें से कौन सा जो सुमेलित नहीं है? तो द मोशन जो है, द मोशन जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ एनेक्जिमेंटर का नहीं बल्कि यह जो ग्रंथ है यह गैलीलियो का ग्रंथ है। द मोशन गैलीलियो का ग्रंथ है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। मानव शरीर की संरचना का जो दिया था यह वेसेलियस के द्वारा दिया गया था। एटलस का निर्माण भी मर्केटर के द्वारा किया गया था। 1, 3 और 4 सही है। 2 नंबर इसका सुमेलित नहीं है। मैनेक्जिक मेंडर ने मानचित्र बनाया तथा गैलीलियो ने द मोशन ग्रंथ लिखा। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की तथा वेसेलियस ने मानव शरीर की संरचना बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपरनिक्स के सिद्धांत का समर्थन करने पर किस विद्वान को जिंदा जला दिया गया? कोपरनिक्स के सिद्धांत का समर्थन करने पर कौन से विद्वान को जिंदा जलाया था? कौन से विद्वान को जलाया था? केपलर को, ब्रूनो को, विलियम हार्वे को या फिर एनेक्जिक मेंडर को? तो यह जो जिंदा जलाया था यह जलाया था ब्रूनो को। 2 नंबर ऑप्शन। ब्रूनो ने जब कोपरनिक्स सिद्धांत का समर्थन किया तो इसे जिंदा जला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है कुछ विद्वानों के नाम सामने, उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे, उन सिद्धांतों के बारे में दे रखा है। तो किस किस विद्वान ने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे? सबसे पहले नंबर पर है टोल्मी, दूसरे नंबर पर कोपरनिक्स, तीसरे नंबर पर केपलर और चौथे नंबर पर है न्यूटन। सामने 4 सिद्धांत है, कॉस्मोग्राफी, प्रिंसिपिया, हेलियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक। तो ये सिद्धांत कौन कौन से विद्वानों के द्वारा दिए गए थे? सबसे पहले नंबर पर है टोल्मी, टोल्मी ने जियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया था। दूसरे नंबर पर है कोपरनिक्स, कोपरनिक्स ने हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया था। तीसरे नंबर पर है केपलर, केपलर ने जो ओस्मोग्राफी का सिद्धांत दिया था। और चौथे नंबर पर है न्यूटन, न्यूटन ने जो प्रिंसिप का सिद्धांत दिया था। जियोसेंट्रिक टोलेमी के द्वारा हेलियोसेंट्रिक कोपरनिक्स के द्वारा, प्रिंसिपिया न्यूटन के द्वारा और कॉस्मोग्राफी जो केपलर के द्वारा।
4, 3, 1 और 2। 4 नंबर ऑप्शन। टोल्मी ने जियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार पृथ्वी केंद्र में है एवं अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं। कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार सूर्य केंद्र में खगोलीय पिंड इसके चक्कर लगाते हैं। कोपलर ने अपने ग्रंथ कॉस्मोग्राफी में ग्रहों की गति के नियम देकर कोपरनिकस को सही सिद्ध किया। न्यूटन ने प्रिंसिपिया में गति के नियम दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास ऑफ मार्सिलस द्वितीय, मास ऑफ मार्सिलस द्वितीय नामक संगीत ग्रंथ किस विद्वान ने लिखा? मास ऑफ मार्सिलस द्वितीय नामक संगीत ग्रंथ है जो कौन से विद्वान के द्वारा लिखा गया? तो यह लिखा गया पेलेस्टिना के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन। पेलेस्टिना नामक संगीतज्ञ ने मास ऑफ मार्सिलस द्वितीय नामक संगीत ग्रंथ लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। यहाँ पर कुछ उपाधियां दे रखी है, कुछ विरुद्ध दे रखे हैं। या कुछ विद्वानों के नाम है, इरेस्मस, पेट्रो, लोरेंजो वाला और रेबलेस। तो इन्हें कौन कौन सी उपाधियां दे रखी है, कौन कौन से विरुद्ध मिल रखे हैं? सबसे पहले नंबर पर इरेस्मस। इरेस्मस को मानववादियों का राजकुमार कहा जाता है। इरेस्मस को मानववादियों का राजकुमार कहा जाता है। दूसरे नंबर पर पेट्रो। पेट्रो को जो मानववाद का जनक कहा जाता है। मानववाद का राजकुमार इरेस्मस है, मानववाद का जनक जो पेट्रोक है। तीसरे नंबर पर लोरेंजो वाला। लोरेंजो वाला को ऐतिहासिक आलोचना का जनक कहा जाता है। और रेबलेस, रेबलेस जो फ्रांसीसी साहित्य के इतिहास का जन्मदाता है। फ्रांसीसी साहित्य के इतिहास का जन्मदाता रेबलेस। मानववादियों का राजकुमार इरेस्मस, मानववाद का जनक पेट्रोक और ऐतिहासिक आलोचना का जनक है लोरेंजो वाला। 4, 2, 1 और 3। 4, 2, 1 और 3, 2 नंबर ऑप्शन। लोरेंजो वाला को ऐतिहासिक आलोचना का जनक कहा जाता है। इरेस्मस को विश्व नागरिक, प्रथम यूरोपियन, मानववादियों का राजकुमार कहा जाता है। पेट्रो को मानववाद व पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है तथा रेबलेस को फ्रांसीसी साहित्य के इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस साहित्यिक रचना में ब्लैक डेथ का वर्णन है? कौन सी साहित्यिक रचना है जिसके अंदर ब्लैक डेथ का वर्णन है? ब्लैक डेथ का वर्णन कौन से साहित्यिक रचना में दिया गया है? तो ब्लैक डेथ जो वर्णन मिलता है, यह मिलता है डेकोमरेन साहित्य में। डेकोमरेन जिसकी रचना बुकासियो के द्वारा की गई थी, इसके अंदर ब्लैक डेथ का वर्णन मिलता है। 2 नंबर ऑप्शन। बुकासियो ने डेकोमरेन ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में 10 लोगों, 7 पुरुष, 3 महिला द्वारा 10 दिन तक की यात्रा की, जिसे 10 डेज भी कहा जाता है। यह यात्रा ब्लैक डेथ महामारी से बचने के हेतु की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने सेंट मारिया कैथेड्रल चर्च के गुंबद तथा पेथ पेथ पैलेस का डिजाइन तैयार किया? कौन से विद्वान ने सेंट मारिया कैथेड्रल चर्च के गुंबद तथा पेथ पैलेस का डिजाइन तैयार किया था? तो ये क्या था? ब्रुनेल्स्की ने। ब्रुनेल्स्की। 2 नंबर ऑप्शन। पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य की नवीन शैली का जन्मदाता माना जाता है। इसको इसने फ्लोरेंस के सेंट मारिया कैथेड्रल चर्च के गुंबद तथा पेथ पैलेस का डिजाइन तैयार किया। इसी ने सेंट जोसेफ चर्च का पज्जी चैपल बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्वान का मानना था कि चित्र मस्तिष्क से बनाए जाते हैं, हाथ से नहीं? कौन से विद्वान ने कहा था कि चित्र जो है यह मस्तिष्क से बनाए जाते हैं, ना कि हाथ से? तो यह बात कही थी माइकल एंजेलो के द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन। माइकल एंजेलो का मानना था कि चित्र जो मस्तिष्क से बनाए जाते हैं, हाथ से नहीं। एंजेलो ने कला को अपनी पत्नी का वे जीवंत पर्यंत चित्र बनाते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित चित्र है। कौन कौन से चित्र जो माइकल एंजेलो के द्वारा निर्मित है? 5 चित्रों के नाम दे रखे हैं। गॉड डिवाइडिंग द लास्ट फ्रॉम द डार्कनेस, द डेल्यूज, द लास्ट जजमेंट, गॉड क्रिएटिंग द अर्थ, रोम के सिस्टाइन चर्च के छत का चित्रांकन। तो इनमें से कौन कौन से चित्र जो माइकल एंजेलो के द्वारा बनाए गए? तो ये पांचों ही चित्र है। गॉड डिवाइडिंग द लास्ट फ्रॉम द डार्कनेस, द डेल्यूज, द लास्ट जजमेंट, गॉड क्रिएटिंग द अर्थ और रोम के सिस्टाइन चर्च के छत का चित्रांकन। ये पांचों ही चित्र जो माइकल एंजेलो के द्वारा बनाए गए हैं। 3 नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लियोनार्डो दा विंची द्वारा निर्मित चित्र है। लियोनार्डो दा विंची द्वारा निर्मित चित्र कौन-कौन से हैं? मोनालिसा, लास्ट सफर, वर्जिन ऑफ द रॉक्स, द मैरिज ऑफ वर्जिन और वर्जिन ऑफ सेंट एने। इनमें से कौन-कौन से चित्र हैं जो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाए गए हैं? तो मोनालिसा, लास्ट सफर, वर्जिन ऑफ द रॉक्स और वर्जिन ऑफ सेंट एने। ये चित्र 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 3 और 5 ये जो चित्र है लियोनार्डो दा विंची के द्वारा है। वहीं द मैरिज ऑफ वर्जिन द मैरिज ऑफ वर्जिन है जो यह चित्र राफेल के द्वारा बनाया गया है। द मैरिज ऑफ वर्जिन चित्र राफेल के द्वारा चित्र चित्र है। तो इसमें 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 3 और 5 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। द मैरिज ऑफ वर्जिन नामक चित्र उर्बिनो के निवासी राफेल के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असुमेलित कौन से हैं? यहाँ पर भी एक तरफ चित्रकारों के नाम, सामने उनके चित्र दे रखे हैं, जो हमें बताना है कि कौन सा चित्र है जो चित्रकार से सुमेलित नहीं है। सबसे पहला सिस्टाइन मैडोना का चित्र राफेल के द्वारा बनाया गया, तो यह सही है। लाफिंग कैवलरी का चित्र फ्रांस हॉल्स के द्वारा बनाया गया, तो दूसरा ऑप्शन भी इसका सही है। तीसरा ऑप्शन बेरोनीज के द्वारा पैराडाइज है। पैराडाइज का चित्र बेरोनीज के द्वारा नहीं बल्कि पैराडाइज नामक चित्र है जो टिंटेरेटो के द्वारा बनाया गया। पैराडाइज का चित्र बेरोनीज के द्वारा नहीं बल्कि टिंटेरेटो के द्वारा बनाया गया। 3 नंबर ऑप्शन इसका असुमेलित होगा। और चौथा उड़ती हुई मक्खी का चित्र जिएटो के द्वारा बनाया गया। 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही होगा। पैराडाइज नामक चित्र टिंटेरेटो द्वारा बनाया गया। यह पुनर्जागरणकालीन सबसे विशाल पेंटिंग है, जबकि वेरोनीज ने फीस्ट इन द हाउस ऑफ लेवी लेवी के घर में भोज नामक चित्र बनाया जो लास्ट सफर का अलग रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। निम्न में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं और कथन कहने वाले विद्वानों के नाम दे रखे हैं। तो कौन सा कथन किस विद्वान के द्वारा क्या कहा गया है? सबसे पहले नंबर पर है, बुद्धिमत्ता अनुभव की पुत्री है। बुद्धिमत्ता अनुभव की पुत्री है, यह बात कही थी लियोनार्डो दा विंची ने, तो यह सही है। दूसरा, संसार में बहुत सी वस्तुएं जिन्हें अरस्तु नहीं जानता। संसार में बहुत सी वस्तुएं जिन्हें अरस्तु नहीं जानता, यह कथन पेट्रा का है। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यह बात कही थी रेन देकार्त ने। और चौथे नंबर पर है, जीवन सुख में नहीं बल्कि दिलचस्प है। जीवन सुख में नहीं बल्कि दिलचस्प है, इसलिए मौज से जीना और सम्मान पूर्वक मरना चाहिए। यह बात बुकहार्ट ने नहीं कही थी बल्कि यह बात कही थी मांटे ने। मांटे ने कहा था कि जीवन सुख में नहीं दिलचस्प है, इसलिए मौज से जीना और सम्मान पूर्वक मरना चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन इसका असुमेलित होगा। 1, 2 और 3 इसके सही है। तो इसमें सही कथन पूछे तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 इसके सही होंगे। बुखार्ट ने पुनर्जागरण काल को कहा था। बुखार्ट ने पुनर्जागरण को कहा कि आधुनिक संसार की प्रगति का प्रस्थान बिंदु माना है, जबकि मोंटेन ने कहा कि जीवन सुख में नहीं बल्कि दिलचस्प है, इसलिए मौज से जीना और सम्मानपूर्वक मरना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है। यहाँ पर कुछ विद्वानों के नाम और सामने उनके द्वारा की गई कुछ खोजें हैं। इन विद्वानों ने जो खोजें की थी कुछ कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी खोज की थी उनके बारे में दे रखा है, तो ये हमें सुमेलित करना है। सबसे पहले नंबर पर हेलमोट। हेलमोट ने जो CO2 गैस की खोज की थी, हेलमोट ने CO2 गैस की खोज की। दूसरे नंबर पर है गैलीलियो। गैलीलियो ने जो दूरबीन व पेंडुलम का आविष्कार किया। तीसरे नंबर पर है न्यूटन। न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। और चौथे नंबर पर है गिलबर्ट। गिलबर्ट ने चुंबकीय गुणधर्म बताया था। हेलमोट CO2 गैस की खोज, गैलीलियो दूरबीन में पेंडुलम, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत और गिलबर्ट चुंबकीय गुणधर्म। 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 और 1, 4 नंबर ऑप्शन। हेलमोट ने कार्बन डाई ऑक्साइड गैस की खोज की। गैलीलियो ने दूरबीन, पेंडुलम, टेलीस्कोप, वायु मापन यंत्र व खगोलीय घड़ी का आविष्कार किया। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया तथा गिलबर्ट ने चुंबकीय गुणधर्म मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी दी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म सुधार आंदोलन के उदय का कारण नहीं था। कौन सा जो धर्म सुधार आंदोलन के उदय का कारण नहीं था? चर्च का राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, पाप मोचन पत्र की बिक्री, धार्मिक न्यायालयों ने राज्य के न्यायालयों को मजबूती प्रदान कर रखी, चर्च का व्यापक व्यापक फैलावा, भ्रष्टाचार। कौन सा जो धर्म सुधार आंदोलन के उदय का कारण नहीं था? तो चर्च द्वारा राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप यह धर्म सुधार आंदोलन के उदय का कारण था। पाप मोचन पत्र की बिक्री, पाप मोचन पत्र की बिक्री यह सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। धार्मिक न्यायालयों ने राज्य के न्यायालयों को मजबूती प्रदान कर रखी थी। यह बात गलत है क्योंकि धार्मिक न्यायालयों ने राज्य के न्यायालयों को कमजोर कर दिया था, मजबूती नहीं बल्कि कमजोर कर रखा था। 3 नंबर ऑप्शन इसका असुमेलित है, अ, असत्य है। चौथा है कि चर्च का व्यापक फैला हुआ भ्रष्टाचार, चर्च का व्यापक फैला हुआ भ्रष्टाचार यह भी धार्मिक सुधार आंदोलन के उदय का कारण था। तो कौन सा कारण नहीं था? 3 नंबर। धर्म सुधार आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण धार्मिक न्यायालयों ने राज्य के न्यायालयों को कमजोर कर रखा था, व्यापारियों में असंतोष था और रोम का वैभव आदि धर्म सुधार आंदोलन के कारण थे। अगला प्रश्न है कि जॉन वाइक्लिफ से संबंधित सत्य कथनों का चयन कीजिए। जॉन वाइक्लिफ से संबंधित सत्य कथनों का चयन कीजिए। वाइक्लिफ से संबंधित 4 कथन दे रखे हैं। पहला कि इन्हें धर्म सुधार आंदोलन का प्रणेता या प्रवर्तक कहा जाता है। दूसरा, साहित्य में इन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। राजा हेनरी तृतीय ने इनको नास्तिक घोषित किया। और चौथा है कि इनके अनुयायियों को लोलाल कहा जाता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है जो सही है और कौन सा गलत है? सत्य कथन बताने तो पहला, दूसरा और चौथा इसका सही है। तीसरा ऑप्शन गलत है, वो राजा हेनरी तृतीय ने इनको नास्तिक घोषित नहीं किया बल्कि राजा हेनरी चतुर्थ जो थे, जॉन वाइक्लिफ को है नास्तिक घोषित किया था। तो राजा हेनरी चतुर्थ थे, ना कि तृतीय, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। 1, 2 और 4 इसके सही है। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 3 नंबर ऑप्शन। जॉन वाइक्लिफ 1320 से 1384 ईस्वी, 84 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे। वाइक्लिफ के प्रयासों का चर्च व राजा दोनों ने विरोध किया। वाइक्लिफ की मृत्यु के बाद उसकी लाश को गंदे नाले में फेंका गया। राजा हेनरी चतुर्थ ने जॉन वाइक्लिफ को नास्तिक घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुधारक ने पोप अलेक्जेंडर सस्टम को दुरात्मा कहा? कौन से सुधारक थे जिन्होंने पोप अलेक्जेंडर सस्टम को जो दुरात्मा कहा था? तो ये कहा था सेवान रोला ने। 3 नंबर ऑप्शन। सेवान रोला 1452 से 1488 तक फ्लोरेंस का पादरी था। इसने पोप की सांसारिकता की आलोचना की थी। साथ ही पोप अलेक्जेंडर सस्टम को दुरात्मा कहा था, इस कारण इसे जिंदा जला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पोप ने सेंट पीटर चर्च के निर्माण हेतु पापमोचन पत्र इंडल्जेंस की बिक्री की योजना बनाई? किस पोप ने सेंट पीटर चर्च के निर्माण हेतु पापमोचन पत्र इंडल्जेंस की बिक्री की योजना बनाई थी? तो यह बनाई थी पोप लियो 10 ने। 4 नंबर ऑप्शन। पोप लियो 10 ने रोम में सेंट पीटर चर्च के निर्माण की योजना बनाई। इस हेतु अत्यधिक धन की आवश्यकता थी। धनार्जन हेतु पापमोचन पत्र, क्षमा पत्र, इंडल्जेंस की बिक्री की योजना बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोप लियो 10 ने किस आदेश द्वारा मार्टिन लूथर को धर्म से निष्कासित किया? पोप लियो 10 ने कौन से आदेश के द्वारा मार्टिन लूथर को धर्म से निष्कासित किया था? तो यह क्या था? रोमनम पोर्टिफिसम, डिसेट रोमनम पोर्टिफिसम आदेश के द्वारा मार्टिन लूथर को धर्म से निष्कासित किया था। 1 नंबर ऑप्शन। नाराज चर्च ने लूथर को धर्म से निष्कासन करने के लिए अर्थात पोप लियो 10 द्वारा 3 जनवरी 1521 को डिसेंट रोमनम पोर्टिफिसम नामक पेपर बुल जारी कर लूथर को धर्म से निष्कासित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर का ग्रंथ नहीं है, इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो मार्टिन लूथर का नहीं है? ऑन मोनास्टिक वेज, ऑन टेम्पोरल ऑथोरिटी, न्यू टेस्टामेंट और सेप्टेम्बर टेस्टामेंट। इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो मार्टिन लूथर का नहीं है? तो ऑन मोनास्टिक अवोज, ऑन टेम्पोरल ऑथोरिटी और सेप्टेम्बर टेस्टामेंट, ये तीनों मार्टिन लूथर के हैं। वहीं
न्यू टेस्टामेंट जो पुस्तक है ये इरेस्मस की पुस्तक है, ना कि मार्टिन लूथर की। 3 नंबर ऑप्शन। न्यू टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट नामक पुस्तक इरेस्मस की है, जबकि मार्टिन लूथर के ग्रंथ ऑन मोनास्टिक वॉज, ऑन टेम्पोरल अथॉरिटी और सेप्टेम्बर टेस्टामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्टिन मार्टिन लूथर ने कौन सा संस्कार स्वीकार नहीं किया। मार्टिन लूथर ने कौन सा संस्कार जो स्वीकार नहीं किए थे। तो मार्टिन लूथर ने जो टोटल जो 7 संस्कार थे ईसाई धर्म के अंदर, उसमें से मार्टिन लूथर ने 3 ही संस्कारों को माना था। 3 संस्कार कौन से माने थे? बाप्टिज्म, यूखारिस्ट और पेनास। बाप्टिज्म, यूखारिस्ट और पेनास। मैट्रिमोनी को मार्टिन लूथर ने स्वीकार नहीं किया था। 4 नंबर ऑप्शन। ईसाई धर्म में कुल 7 संस्कार थे, जैसे जन्म, प्रमाणीकरण, प्रायश्चित, पवित्र भोज, विवाह, मैट्रिमोनी, अभिषेक व अंतिम संस्कार। लेकिन मार्टिन लूथर ने केवल 3 संस्कार को माना था: बाप्टिज्म, जन्म, यूखारिस्ट, पवित्र भोज और पेनास, प्रायश्चित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्युंगली की मान्यताओं से संबंधित सत्य कथनों का चयन कीजिए। ज्युंगली की मान्यताओं से संबंधित सत्य कथन कौन कौन से? ज्युंगली की मान्यता के अनुसार कौन कौन से कथन सत्य है? पहला कि इन्होंने विश्वास व नैतिकता में बाइबल को सर्वोच्च माना। विश्वास और नैतिकता में बाइबल को सर्वोच्च माना था। सामूहिक प्रार्थना को स्वीकारा था। सामूहिक प्रार्थना को स्वीकारा नहीं, बल्कि सामूहिक प्रार्थनाओं का जो विरोध किया था ज्युंगली ने। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा कि इन्होंने ज्यूरिख की धर्म सभा में 67 थीसिस 67 थीसिस दिए थे। इन्होंने कैथोलिक चर्च से संबंध खत्म करके सुधारात्मक चर्च की स्थापना की थी। ज्विंगली ने कैथोलिक चर्च से संबंध खत्म किए और सुधारात्मक चर्च की स्थापना की। 4 नंबर ऑप्शन भी सही है। तो कौन कौन से कथन सत्य है? 1, 3 और 4। 1, 3 और 4, 2 नंबर ऑप्शन। ज्विंगली ने सामूहिक प्रार्थनाओं का विरोध किया तथा बाप्टिज्म को एक संस्कार माना, मगर यह संस्कार नवजात के बजाय वयस्क अवस्था में किए जाने की मांग कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्बर्ग कोलेलियो लूथर व ज्विंगली के मध्य कौन सा बिंदु अनिर्णित रहा? मार्बर्ग कोलेलियो में कौन सा बिंदु अनिर्णित रहा था? कौन सा बिंदु अनिर्णित रहा था? तो यूखारिस्ट। 2 नंबर ऑप्शन। लूथर व ज्विंगली के मध्य 15 बिंदुओं पर मत भिन्न था। इनको दूर करने के लिए मार्बर्ग चर्च जर्मनी में फिलिप की अध्यक्षता में 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर 1529 को दोनों के मध्य मार्बर्ग कोलेक्यू हुआ। इस शास्त्रार्थ में मुख्य विषय यूखारिस्ट पर अंत तक सहमति नहीं बनी। ज्विंगली यूखारिस्ट को महज आयोजन मानता था, वहीं मार्बर्ग कोलेक्यू का मुख्य विषय यूखारिस्ट अनिर्णित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कॉल्विनवाद की विशेषता नहीं है? कौन सी इसमें से जो कॉल्विनवाद की विशेषता नहीं है? पहला, नैतिकता एवं आदर्श पूर्ण आचरण पर बल देना। यह रविवार अवकाश की सिफारिश करते थे ताकि आमोद प्रमोद किया जा सके। एक व्यक्ति को मोक्ष मिलना नीति पर निर्भर है। स्वर्ग व नरक की अवधारणा मनुष्य के कर्मों पर आधारित है। तो स्वर्ग और नरक की जो अवधारणा है कॉल्विनवाद के अनुसार यह ईश्वरीय इच्छा पर निर्भर है, ना कि मनुष्य के कर्मों पर। कॉल्विनवाद ने माना कि स्वर्ग और नरक निर्धारण का जो है यह ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है, मनुष्य के कर्मों पर नहीं। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। कॉल्विनवाद की विशेषता है स्वर्ग व नरक का निर्धारण ईश्वरीय इच्छा पर निर्भर है। यूखारिस्ट को केवल प्रतीकात्मक बताया गया। शरीर व रक्त सिद्धांत को खारिज किया गया। कॉल्विन ने बाइबल का फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद किया जो ओल्ड टेस्टामेंट पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसाई कैथोलिक धर्म के पदाधिकारियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ईसाई कैथोलिक धर्म के पदाधिकारी थे, इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। तो इसमें सबसे ऊपर जो पद होता है वो होता है पोप का। पोप के पश्चात पैट्रियार्क, फिर उसके पश्चात कार्डिनल, कार्डिनल के नीचे आर्क बिशप, फिर बिशप और सबसे नीचे होता है पादरी। तो इसके इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 3 नंबर ऑप्शन। इसमें आरोही क्रम पूछा तो सबसे नीचे पादरी, उसके फिर ऊपर बिशप, बिशप से ऊपर आर्क बिशप, आर्क बिशप से ऊपर पैट्रियार्क, पैट्रियार्क से ऊपर कार्डिनल और कार्डिनल से ऊपर है जो पोप। कार्डिनल से ऊपर पैट्रियार्क, कार्डिनल से ऊपर पैट्रियार्क होता है और उसके पश्चात जो पोप। 3 नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ विद्वानों और उनकी रचनाएं दे रखी है जिनको मिलान करना है। सबसे पहले नंबर पर है जॉन वाइकलिफ। जॉन वाइकलिफ की रचना कौन सी है? तो जॉन वाइकलिफ के द लास्ट एज ऑफ द चर्च, द लास्ट एज ऑफ द चर्च, जॉन वाइकलिफ की। दूसरे नंबर पर है कॉल्विन। कॉल्विन की रचना कौन सी है? कॉल्विन की रचना द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। तीसरे नंबर पर हेनरी अष्टम। हेनरी अष्टम की रचना द डिफेंस ऑफ सेवन सेक्रामेंट। और क्रेमर, क्रेमर की रचना कॉमन प्रेयर बुक। कॉमन प्रेयर बुक का जो क्रेमर की है। 4 3 1 और 2, 4 3 1 2, 3 नंबर ऑप्शन। ओल्विन ने फ्रांसीसी भाषा पर आधारित प्रथम पुस्तक द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन लिखी। जॉन वाइक्लिफ ने द लास्ट एज ऑफ द चर्च तथा ऑन सिविल डोमिनियन पुस्तकें लिखी। हेनरी अष्टम ने 95 थीसिस के जवाब में द डिफेंस ऑफ सेवन सेक्रामेंट पुस्तक लिखी। क्रेमर ने कॉमन प्रेयर बुक, द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर 1849 में लिखी, जिसे प्रोटेस्टेंट के 42 सिद्धांत दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनरी अष्टम को किस पोप ने फोदाई डिफेंसियर की उपाधि दी गई? हेनरी अष्टम को कौन से पोप ने फोदाई डिफेंसियर की उपाधि प्रदान की थी? तो यह दी थी पोप लियो 10 के द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन। पोप लियो 10 ने हेनरी अष्टम, जो 1509 से 1547 तक थे, को फोदाई डिफेंसियर, धर्म रक्षक की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव नहीं है। इनमें से कौन सा जो धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव नहीं है? धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव नहीं है। एक, ईसाई एकता विखंडित हुई। राज्य राष्ट्रवाद और राष्ट्रभाषा की भावना मजबूत हुई। कैथोलिकों ने कट्टरता के साथ अपने सिद्धांतों को बनाए रखा। तो कैथोलिकों ने कट्टरता के साथ अपने सिद्धांतों को बनाए रखा, यह बात गलत है, क्योंकि कैथोलिकों कट्टरता के साथ बनाए रखने के बजाय सुरक्षित रखने के प्रति धर्म सुधार आंदोलन चलाया था, कट्टरता के विरुद्ध चलाया था। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। व्यापार वाणिज्य में बढ़ोतरी हुई, व्यापार और वाणिज्य में बढ़ोतरी हुई। 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही है। कौन सा नहीं है? 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असुमेलित को छांटे। असुमेलित छांटे कुछ विद्वानों के नाम है और सामने उनके जन्म स्थान दे रखे हैं। जो उनके जन्म स्थान है, कहाँ के निवासी थे? तो सबसे पहले नंबर पर ज्विंगली। ज्विंगली ज्यूरिक के निवासी थे। जॉन वाइक्लिफ इटली। जॉन वाइक्लिफ जो इटली के नहीं, बल्कि जॉन वाइक्लिफ जो इंग्लैंड के निवासी थे। जॉन वाइक्लिफ इंग्लैंड के निवासी थे, ना कि इटली के। 2 नंबर इसमें सुमेलित नहीं है। तीसरा, इरेस्मस हॉलैंड निवासी थे और मार्टिन लूथर जर्मनी के निवासी थे। मार्टिन लूथर जर्मनी के, इरेस्मस हॉलैंड के, जॉन वाइक्लिफ इंग्लैंड के और ज्विंगली जो ज्यूरिक निवासी थे। ज्विंगली का जन्म ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में हुआ। ये इरेस्मस के साहित्य से प्रभावित थे। इरेस्मस हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी थे। मार्टिन लूथर जर्मनी के, जबकि जॉन वाइक्लिफ यॉर्कशायर इंग्लैंड के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी में हुए कृषक विद्रोह। जर्मनी में हुए कृषक विद्रोह 1525 के प्रति मार्टिन लूथर के क्या विचार थे? जर्मनी में हुए कृषक विद्रोह 1525 के प्रति मार्टिन लूथर के क्या विचार थे? मार्टिन लूथर के क्या विचार थे? इसने जमींदार व सामंतों का समर्थन किया। इसने जमींदार और सामंतों का जो समर्थन किया था। 2 नंबर ऑप्शन। जर्मनी में 1524-25 में थॉमस मोतजर के नेतृत्व में मध्य तथा दक्षिणी पश्चिमी पूर्वी जर्मनी के किसानों ने विद्रोह किया। लूथर को लगा कि रिफॉर्मेशन अपने उद्देश्य से भटक जाएगा। इस कारण उसने किसान आंदोलन की आलोचना की तथा किसानों के विरोध में एगेट द थ्वीज मर्डर पीजेंट नामक लेख लिखा गया कि सामंतों किसानों का दमन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम मिलान करना है। कुछ घटनाएं दे रखी है और सामने उनके ईयर दे रखे हैं। कौन सी घटनाएं कब की है? सबसे पहले नंबर पर स्पीयर की प्रथम सभा। स्पीयर की सॉरी स्पीयर की प्रथम सभा स्पीयर की प्रथम सभा 1526 की है। दूसरे नंबर पर स्पीयर की द्वितीय सभा। स्पीयर की द्वितीय सभा 1529 की है। नाथ के आदेश। नाथ के आदेश कब कब जारी हुए थे? नाथ के आदेश जारी हुए थे 1598 के अंदर। और कोपेल की संधि कब हुई थी? तो कोपेल की संधि हुई थी 1531 में। स्पीयर की प्रथम सभा 1526,
द्वितीय सभा 1529, नाथ के आदेश 1598 और कौपेल की संधि है जो 1531। 2, 4, 1 और 3, 2 नंबर ऑप्शन। राजा हेनरी चतुर्थ ने नाथ नामक स्थान पर 1598 में नाथ के आदेश जारी कर जनता को धार्मिक स्वायत्तता प्रदान की थी। जर्मनी के बढ़ते गृहयुद्ध व धर्म युद्धों को रोकने के लिए पवित्र रोमन सम्राट ने स्पीयर को की दो सभाएं 1526 व 1529 में बुलाई। ओपेल की संधि 1531 ईस्वी में हुई, जिसके तहत स्विट्जरलैंड में ज्यूंगलीवाद व कैथोलिक दोनों धर्मों को मान्यता दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑगस्ट वर्ग की संधि की शर्त नहीं है। इनमें से कौन सी है जो ऑगस्ट वर्ग की संधि की शर्त नहीं है? सबसे पहले कि प्रोटेस्टेंट धर्म को धर्म के रूप में मान्यता दी गई। प्रोटेस्टेंट को धर्म के रूप में मान्यता दी तो ये सही है। दूसरा कि प्रोटेस्टवादियों द्वारा 1552 से पूर्व चर्च की संपत्तियों को हड़पा धन वापस दिया जाएगा। 1552 से पूर्व चर्च की संपत्तियों से हड़पा धन वापस दिया जाएगा। इस पर वापस नहीं दिया जाएगा, बल्कि इस संधि की शर्त यह थी कि जो 1552 से पूर्व जो चर्च से हड़पा जो संपत्तियों का चर्च की संपत्तियों का जो हड़पा धन था, यह इस पर इनका प्रोटेस्टवादियों का स्वामित्व बना रहेगा। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। प्रजा को अपना धर्म चुनने का अधिकार रहेगा। कैथोलिक क्षेत्र में लूथरवादियों को धर्मांतरण हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। कैथोलिक क्षेत्र में लूथरवादियों को धर्मांतरण हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन भी सही है। 2 नंबर इसका गलत होगा। 1555 ईस्वी में ऑगस्टबर्ग की संधि प्रिंस फर्डिनेंड चार्ल्स पंचम का भाई व प्रोटेस्टेंट वादियों के मध्य हुई, जिसमें प्रोटेस्टेंट को मान्यता मिली। प्रोटेस्टेंट धर्मांतरण हेतु बाध्य नहीं करेगा। 1552 से पूर्व चर्च की संपत्तियों को हड़पा था, उन पर प्रोटेस्टवादियों का स्वामित्व स्वीकारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलान करना है बारे में। इनमें 4 बाइबलों के नाम दे रखे हैं: मूल बाइबल, जर्मन बाइबल, अंग्रेजी बाइबल और लैटिन बाइबल। तो यह इन बाइबलों से संबंध बताने। सबसे पहले नंबर पर है मूल बाइबल। मूल बाइबल जो थी यह हिब्रू भाषा में लिखी गई थी। मूल बाइबल हिब्रू भाषा की बाइबल थी। दूसरे नंबर पर जो जर्मन बाइबल है, जर्मन बाइबल, इस जर्मन बाइबल को जो लिखा था, यह लिखा था लूथर ने। तीसरे नंबर पर है अंग्रेजी बाइबल। अंग्रेजी बाइबल अंग्रेजी बाइबल अंग्रेजी बाइबल का जो ट्रांसलेट किया गया था, यह क्या कहता है, अंग्रेजी में बाइबल का ट्रांसलेट वाइक्लिफ के द्वारा। और लैटिन बाइबल, यह बाइबल लिखी गई थी इरेस्मस के द्वारा। तो इसमें 3, 4, 1 और 2, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। मूल बाइबल हिब्रू भाषा में, बाइबल का जर्मन अनुवाद लूथर द्वारा, अंग्रेजी अनुवाद वाइक्लिफ द्वारा, लैटिन अनुवाद इरेस्मस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असुमेलित का चयन कीजिए। असुमेलित बताना है। कथन दे रखे हैं, इनमें से असुमेलित कथन कौन सा है? इसमें पुस्तकें दे रखे और विद्वानों के नाम दे रखे हैं, तो कौन सी है जो सुमेलित नहीं है? सबसे पहले पैराडाइज लास्ट। पैराडाइज लास्ट है, यह किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक है जॉन मिल्टन की। पैराडाइज लास्ट जो पुस्तक है, यह जॉन मिल्टन की पुस्तक है। यह सही है। दूसरा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है क्रिस्टोफर हिल। क्रिस्टोफर हिल है जो वर्ल्ड अपसाइड डाउन। क्रिस्टोफर हिल द वर्ल्ड अपसाइड डाउन के क्रिस्टोफर हिल की पुस्तक द वर्ल्ड अपसाइड डाउन है। दूसरा ऑप्शन भी इसका सही है। तीसरा मैक्स वेबर की पुस्तक धर्म सुधार एवं पूंजीवाद है। मैक्स वेबर की पुस्तक धर्म सुधार और पूंजीवाद। धर्म सुधार और पूंजीवाद जो पुस्तक लिखी थी, धर्म सुधार और पूंजीवाद का उदय, यह पुस्तक मैक्स वेबर ने नहीं बल्कि आर.सी. टोनी के द्वारा लिखी गई थी। आर.सी. टोनी के द्वारा जो आर एस टोनी के द्वारा यह धर्म सुधार और पूंजीवाद पुस्तक लिखी थी, मैक्स वेबर के द्वारा नहीं। 3 नंबर ऑप्शन इसका असुमेलित होगा। चौथा इग्नेशियस लोयोला। इग्नेशियस लोयोला की पुस्तक है स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। स्पिरिचुअल एक्सरसाइज जो इग्नेशियस की पुस्तक है। 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही है। तो इसमें 3 नंबर है जो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्था के बारे में कहा जाता है, किस संस्था के बारे में कहा जाता है कि यह एक ऐसी तलवार है, यह एक ऐसी तलवार है जिसकी मुठ पोप के पास रहती है।
वहीं इसकी नोक दुनिया में कहीं पर भी प्रहार कर सकती है। कौन सी संस्था के बारे में कहा जाता है कि यह एक ऐसी तलवार है जिसकी मुठ पोप के पास रहती है, वहीं इसकी नोक दुनिया में कहीं पर भी प्रहार कर सकती है? जेसुइट संघ, एक नंबर ऑप्शन। जेसुइट संघ के बारे में कहा जाता है कि यह एक ऐसी तलवार है जिसकी मुठ पोप के पास रहती है, वहीं इसकी नोक दुनिया में कहीं पर भी प्रहार कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेसुइट संघ के सदस्यों द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता? जेसुइट संघ के सदस्यों द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता? पहला, कैथोलिकों के विरोध करने वालों का दमन करना, प्रोटेस्टेंटवाद को बढ़ावा देना, बलपूर्वक धर्मांतरण करवाना, अनुशासित होकर ताउम्र कैथोलिक चर्च की सेवा करना। तो इनमें से कौन सा कार्य है जो जेसुइट संघ के द्वारा नहीं किया जाता? तो कैथोलिकों के विरोध करने वालों का दमन करना, यह सही है। बलपूर्वक धर्मांतरण करवाना, यह भी सत्य है। अनुशासित होकर ताउम्र कैथोलिक चर्च की सेवा करना, यह भी सत्य है। प्रोटेस्टेंटवाद को बढ़ावा देना, वाद को बढ़ावा देना नहीं बल्कि इनका बढ़ावा देना, ये जो इनके जेसुइट सदस्यों के संघ का जेसुइट संघ के सदस्यों का कार्य नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन। जेसुइट संघ द्वारा किए जाने वाले कार्य बलपूर्वक धर्मांतरण करवाना, जीवन सैन्य प्रशासन की भांति अनुशासित रहता है, कैथोलिकों का विरोध करने वालों का दमन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेंट सभाओं में लिए गए निर्णयों का चयन कीजिए। ट्रेंट सभाओं में लिए गए निर्णयों का चयन कीजिए। ट्रेंट सभाओं में लिए गए निर्णयों का चयन कीजिए। पहला, कि चर्च के पदाधिकारियों के लिए सादा जीवन जीना अनिवार्य किया। चर्च के पदाधिकारियों के लिए सादा जीवन जीना अनिवार्य किया, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, कि चर्च के पदों की खरीद बिक्री पर रोक। चर्च के पदों की खरीद बिक्री पर रोक। पाप मोचन पत्रों की बिक्री बंद कर दी गई। धार्मिक उपदेश जनभाषा में दिए गए। धार्मिक उपदेश जनभाषा में दिए गए। चारों ही ऑप्शन इसके सही होंगे। ट्रेंट की सभाओं के लिए कुछ निर्णय। चर्च पर पोप की सर्वोच्चता कायम रखी। धार्मिक विषयों पर पोप का निर्णय अंतिम माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा शरीर मर सकता है, आत्मा नहीं। मेरा शरीर मर सकता है, आत्मा नहीं, उपयुक्त कथन किसका है? ज्विंगली का। 3 नंबर ऑप्शन। ज्विंगली ने कहा कि विश्वास व नैतिकता में बाइबिल सर्वोच्च है। मेरा शरीर मर सकता है, आत्मा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे ही क्षमा पत्रों के लिए दिए गए सिक्कों की खनक गूंजती है, जैसे ही क्षमा पत्रों के लिए दिए गए सिक्कों की खनक गूंजती है, उस आदमी की आत्मा जिसके लिए धन दिया है सीधे स्वर्ग में प्रवेश कर जाती है। जैसे ही क्षमा पत्रों के लिए दिए गए सिक्कों की खनक गूंजती है, उस आदमी की आत्मा जिसके लिए दिया गया है और सीधे स्वर्ग में प्रवेश कर जाती है। उपयुक्त कथन किसका है? यह किसने कहा था? तो यह कहा था टेंट जेल ने। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम मिलान करने, यहाँ पर कुछ सिद्धांत दे रखे हैं। वो एक सिद्धांत देने वाले विद्वान कौन थे, उन विद्वानों से सम्मिलित करना है। यहाँ पर 4 सिद्धांत है। 42 सिद्धांत, 67 सिद्धांत, 39 सिद्धांत और 95 सिद्धांत। सबसे पहले नंबर पर एलिजाबेथ। एलिजाबेथ ने जो 39 सिद्धांत दिए थे। दूसरे नंबर पर क्रेमर। क्रेमर ने 42 सिद्धांत दिए थे। तीसरे नंबर पर लूथर। लूथर ने जो 95 सिद्धांत दिए थे और ज्विंगली ने 67 सिद्धांत दिए थे। एलिजाबेथ 39 सिद्धांत, क्रेमर 42 सिद्धांत, लूथर 95 सिद्धांत और ज्विंगली जो 67 सिद्धांत। 3, 1, 4 और 2। 3, 1, 4 और 2। 3, 1, 4 और 2, 2 नंबर ऑप्शन। एलिजाबेथ ने 39 सिद्धांत दिए, क्रेमर ने अपनी पुस्तक में 42 सिद्धांत, ज्विंगली ने 37 और लूथर ने जो 95 सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन के दौरान गृह युद्ध की काल अवधि क्या थी? जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन के दौरान जो गृह युद्ध हुआ था, उस गृह युद्ध की काल अवधि क्या थी? तो यह थी 1546 से लेकर 1555 तक। 4 नंबर ऑप्शन। धर्म सुधार आंदोलन के दौरान जर्मनी में 1546 से 1555 ईस्वी में गृह युद्ध हुए, जिन्हें स्मॉल कॉल्ड्रिक कहा जाता है। यह युद्ध ऑक्सबर्ग की संधि के साथ समाप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से असुमिलित कौन सा है? कुछ घटनाएं दे रखी है सामने, उनकी तिथियां दे रखी है, तो इनमें से कौन सा जो सुमिलित नहीं है? सबसे पहला कि क्षमा पत्रों इंडल्जेंस की टेंट जेल द्वारा बिक्री।
क्षमा मत रोजो, पापमोचन पत्र, क्षमा पत्र, उनकी टेंट जेल के द्वारा बिक्री 1517 में। दूसरे नंबर पर है पोप द्वारा मार्टिन लूथर को ईसाई धर्म से निष्कासित करना। पोप के द्वारा मार्टिन लूथर को ईसाई धर्म से निष्कासित किया गया था 3 जनवरी 1521 को। यह भी सही है। तीसरा है रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम की वंशनगर की धर्मसभा। रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम की वंशनगर की सभा, यह सभा 1525 की नहीं बल्कि 1521 में हुई थी। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। चौथा 4 नंबर ऑप्शन है कि इस्माइल कोल्डन संघ, इस्माइल कोल्डन संघ स्थापित हुआ था 1530 के अंदर। 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही होगा। रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम ने वंशनगर में अपनी सभा 1521 में बुलाई, जिसमें लूथर ने भाग लिया। लूथर ने अपने विचार लेने से मना कर दिया। प्रोटेस्टेंट वर्ग ने जर्मनी में हुए गृह युद्ध में अपनी सुरक्षा हेतु 1530 में इस्माइल कोल्डन संघ बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोसाइटी ऑफ जीसस का संस्थापक कौन था? सोसाइटी ऑफ जीसस का संस्थापक कौन था? इग्नेशियस लोयोला। 3 नंबर ऑप्शन। इग्नेशियस लोयोला ने वर्ष 1534 में अपने 6 साथियों के साथ मिलकर सोसाइटी ऑफ जीसस जेसुइट संघ की स्थापना पेरिस में की। वर्ष 1540 ईस्वी में पोप पॉल तृतीय ने इसे मान्यता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने प्रोटेस्टेंट आंदोलन का पूंजीवाद से गहरा संबंध बताया? कौन से विद्वान ने प्रोटेस्टेंट आंदोलन का पूंजीवाद से गहरा संबंध बताया था? मैक्स वेबर ने। 4 नंबर ऑप्शन। मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट आंदोलन को पूंजीवाद से गहरा संबंध बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पुस्तक को अमेरिका का जन्म प्रमाण पत्र कहा जाता है? कौन सी पुस्तक को अमेरिका का जन्म प्रमाण पत्र कहा जाता है? अमेरिका का जन्म प्रमाण पत्र कौन सी पुस्तक को कहा जाता है? कोस्मोग्राफिया यूनिवर्सल, कोस्मोग्राफिया यूनिवर्सल को। 1 नंबर ऑप्शन। सर्वप्रथम कोलंबस ने अटलांटिक महासागर को पार कर इस विशाल भौगोलिक क्षेत्र की खोज की। उस समय इसे नई दुनिया नाम दिया गया। कालांतर में अमेरिको वेस्पुच इस दुनिया में पहुंचा। इसी की स्मृति में भूगोलवेत्ता वोल्ड सी मुलर ने वर्ष 1507 में अपनी पुस्तक कॉस्मोग्राफिया यूनिवर्सल में इसे अमेरिका नाम दिया था। इस कारण इसे इस कारण इसे अमेरिका का जन्म प्रमाण पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम मिलान कीजिए। सबसे पहले नंबर पर है बोस्टन न्यूज लेटर। बोस्टन न्यूज लेटर बोस्टन न्यूज लेटर किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो बोस्टन न्यूज लेटर आरंभ किया गया था कैब्रियल के द्वारा। बोस्टन न्यूज लेटर जो आरंभ किया गया था यह कैब्रियल के द्वारा किया गया था। 3 नंबर ऑप्शन है। दूसरे नंबर पर है विलियम मैरी कॉलेज। विलियम मैरी कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम मैरी कॉलेज की स्थापना की जो ये स्थापना की गई थी यह की गई थी वर्जीनिया में। विलियम मैरी कॉलेज की स्थापना की गई थी वर्जीनिया में। 4 नंबर ऑप्शन। तीसरे नंबर पर अमेरिकन मरकरी। अमेरिकन मरकरी किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो अमेरिकन मरकरी आरंभ किया गया था, यह किया गया था ब्रेडफर्ड के द्वारा। और चौथे नंबर पर गजट। गजट जो अखबार है यह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो गजट अखबार प्रारंभ किया गया था फ्रैंकलिन के द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन। 3, 4, 2 और 1। 2 नंबर ऑप्शन। वर्ष 1693 में वर्जीनिया में विलियम मैरी कॉलेज की स्थापना की गई तथा 1636 ईस्वी में कैम्ब्रिज में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। बोस्टन न्यूज लेटर 1740 में कैब्रियल द्वारा, न्यूयॉर्क गजट 1725 में व अमेरिकन मर्करी 1719 में ब्रेडफर्ड के द्वारा तथा गजट अखबार फ्रैंकलिन के द्वारा आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉमस पेन की पुस्तक नहीं है। कौन सी पुस्तक है जो थॉमस पेन की नहीं है? राइट्स ऑफ मैन, कॉमन सेंस, एज ऑफ रीजन। राइट्स ऑफ मैन, कॉमन सेंस और एज ऑफ रीजन ये तीनों पुस्तकें थॉमस पेन की है। जबकि पेंसिल्वेनिया शासन का विधान, पेंसिल्वेनिया शासन का विधान ये जो पुस्तक है यह फ्रैंकलिन की पुस्तक है। फ्रैंकलिन की पुस्तक है पेंसिल्वेनिया शासन का विधान। 4 नंबर ऑप्शन। थॉमस पेन की पुस्तकें राइट ऑफ मैन, कॉमन सेंस, अमेरिकन क्राइसिस तथा एज ऑफ रीजन जैसे ग्रंथों के माध्यम से जन जागृति का प्रयास किया। जबकि पेंसिल्वेनिया के शासन का विधान नामक पुस्तक फ्रैंकलिन ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से असुमेलित है, निम्न में से कौन सा जो
असुमेलित है। सबसे पहला नेविगेशन कानून 1651 में आया, वुलन एक्ट 1689 में आया, कॉपर एक्ट 1717 का नहीं है बल्कि कॉपर एक्ट जो है 1732 ईस्वी का है, और आयरन एक्ट 1750। तो नेविगेशन कानून 1651, वुलन एक्ट 1789, आयरन एक्ट 1750, ये तीनों सही है। कॉपर एक्ट 1717 का नहीं बल्कि 1732 का है। 3 नंबर ऑप्शन इसका असुमेलित होगा। नेविगेशन कानून संपूर्ण अमेरिका पर पहला नेविगेशन कानून 1651 में लाया गया, जिसे 1660, 1660, 1663, 73 एवं 1696 में संशोधित किया गया। वुलन एक्ट 1689 ईस्वी, इसके अंतर्गत कच्ची ऊन के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया। कॉपर एक्ट 1732 ईस्वी, ताम्र प्रगलन को नियंत्रण में लेना था। आयरन एक्ट 1750 ईस्वी, लौह उद्योग बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन ने अमेरिका को उसी दिन खो दिया। ब्रिटेन ने अमेरिका को उसी दिन खो दिया जिस दिन ग्रीनविले ने अमेरिका से आने वाली डाक को पढ़ा। ब्रिटेन ने अमेरिका को उसी दिन खो दिया जिस दिन ग्रीनविले ने अमेरिका से आने वाली डाक को पढ़ा था। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? उपयुक्त कथन है जो कौन से विद्वान का है? तो यह ट्रेवलियन का। 3 नंबर ऑप्शन। ट्रेवलियन ने कहा कि ब्रिटेन ने अमेरिका को उसी दिन खो दिया जिस दिन ग्रीनविले ने अमेरिका से आने वाली डाक को पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुगर एक्ट से संबंधित कौन प्रावधान नहीं है? शुगर एक्ट से संबंधित कौन सा प्रावधान नहीं है? सबसे पहला है कि शीरे आयात पर कर 6 पेंस से घटाकर 3 पेंस गैलन कर दिया था। शीरे आयात पर 6 पेंस से घटाकर 3 पेंस प्रति गैलन दिया था। सही है। दूसरा कि विदेशों से आने वाली रम पर प्रतिबंध लगाया गया। विदेशों से आने वाली रम पर प्रतिबंध लगाया। तीसरा ऑप्शन है कि शुगर निर्यात पर भारी कर लगाया गया। तो शुगर निर्यात पर नहीं बल्कि शुगर आयात पर भारी कर लगाया था। निर्यात पर नहीं लगा था, आयात पर लगा था। 3 नंबर ऑप्शन गलत है। शीरे व शुगर की स्मगलिंग बंद करवा दी। शीरे व शुगर की स्मगलिंग जो बंद करवा दी। 4 नंबर ऑप्शन भी सही है। 3 नंबर इसका गलत होगा। मोलेसिस एक्ट शीरा कानून 1733 ईस्वी के स्थान पर 1764 में शुगर एक्ट लाया गया, जिसके निम्न प्रावधान थे। शुगर आयात पर भारी कर लगाया गया। शुगर व शीरे की स्मगलिंग बंद करवा दी। विदेशों से आने वाले रम पर प्रतिबंध लगाया। शीरे पर आयात कर 6 पैसे से घटाकर 3 पैसे प्रति गैलन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाउनशेड योजना के तहत किन 5 वस्तुओं पर कर लगाया गया? टाउनशेड योजना के तहत कौन सी 5 वस्तुओं पर कर लगाया गया था? यहाँ पर 7 वस्तुओं के नाम दे रखे हैं। इनमें से वो कौन सी 5 वस्तुएं थी जिनमें टाउनशेड योजना के तहत कर लगाया गया था? तो वह थी चाय, शीशा, कागज, धातु और रंग। चाय, शीशा, कागज, रंग और धातु, इन 500 पर जो टाउनशेड योजना के तहत कर लगाया गया था। 1, 2, 3, 5 और 6। 1, 2, 3, 5 और 6। 1 नंबर ऑप्शन। टाउनशेंड ने संसद में 5 अधिनियम पारित करवाए, जिनमें अमेरिका से आयातित 5 वस्तुएं चाय, शीशा, कागज, रंग, सिक्का, धातु पर सीमा शुल्क लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहला कि 5 मार्च 1770 को बोस्टन में एक झड़प हुई। 5 मार्च 1770 को बोस्टन में एक झड़प हुई, जिसमें 5 लोग मारे गए, जिसे बोस्टन हत्याकांड कहा जाता है। 5 मार्च 1770 को बोस्टन में एक झड़प हुई, जिसमें 5 लोग मारे गए, जिसे बोस्टन हत्याकांड कहा जाता है। दूसरा कि प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने 1770 में टाउनशेंड की कर योजना को समाप्त कर दिया। प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने 1770 में टाउनशेंड की कर योजना को समाप्त कर दिया। दूसरा ऑप्शन भी इसका सही है। तीसरा ऑप्शन है कि अमेरिका में स्वतंत्रता के पुत्र तथा स्वतंत्रता की पुत्रिया नामक संगठन बने। अमेरिका में स्वतंत्रता के पुत्र तथा स्वतंत्रता की पुत्रिया नामक संगठन बने थे। तीसरा ऑप्शन भी इसका सही है। चौथा ऑप्शन है कि बोस्टन टी पार्टी के दौरान अंग्रेजी जहाज गेसपो या गासपी को जला दिया गया था। बोस्टन टी पार्टी के दौरान अंग्रेजी जहाज गेसपो या गासपी को जला दिया गया था।
तो अंग्रेजी जहाज जो गेस्पो या गास्पे को जलाया था, यह बोस्टन टी पार्टी के समय नहीं, बल्कि यह बोस्टन हत्याकांड के समय जलाया था। बोस्टन हत्याकांड जो हुआ था उसमें अंग्रेजी जहाज गेस्पो या गास्पे को जलाया था, जिसमें 5 लोग मारे गए थे। बोस्टन टी पार्टी की जो घटना है, यह घटना थी जो चाय की जो पेटियां थी, 340 पेटियां, जिसको अटलांटिक महासागर में गिरा दिया था, उस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। जो गोसेपो या गास्पे जहाज को जलाया था, अंग्रेजी जहाज को, इसे बोस्टन हत्याकांड कहा जाता है। तो बोस्टन टी पार्टी और बोस्टन हत्याकांड दोनों अलग अलग है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सुमेलित नहीं है। बोस्टन हत्याकांड 5 मार्च 1770 को अंग्रेजी जहाज गेसपो या गासपो को जला दिया, इसमें 5 लोग मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम घटना मानी जाती है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम घटना कौन सी थी? तो यह थी लेक्सिंगटन घटना। 1 नंबर ऑप्शन। 19 अप्रैल 1775 ईस्वी में लेक्सिंगटन घटना घटित हुई। इसी घटना से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन से संबंधित सही तथ्य कौन कौन से हैं? प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन से संबंधित सही तथ्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला नंबर है, पहले नंबर पर है कि यह सम्मेलन 5 सितंबर 1774 से, यह सम्मेलन 5 सितंबर 1774 से 22 अक्टूबर 1774 के दौरान 22 अक्टूबर 1774 के दौरान फिलाडेल्फिया में हुआ था। सम्मेलन है जो 5 सितंबर 1774 से 22 अक्टूबर 1774 के दौरान फिलाडेल्फिया में हुआ। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। दूसरा कि इस सम्मेलन में 12 उपनिवेशों ने भाग लिया, जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया। इसके अंदर जो 12 उपनिवेशों ने भाग लिया था, जिसमें जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया, तो दूसरा ऑप्शन भी इसका सही है। तीसरा कि पूर्ण स्वराज की मांग नहीं, वरन आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वायत्तता का अधिकार मिले। पूर्ण स्वराज की मांग नहीं, वरन आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वायत्तता के अधिकार मिले, यह भी सही है। इस सम्मेलन में 56 लोगों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में कुल 56 लोगों ने भाग लिया था, जो 12 उपनिवेशों से आए थे। चौथा ऑप्शन भी सत्य है। इस हिसाब से इसमें चारों ही ऑप्शन सही होंगे। 1 नंबर ऑप्शन इसमें 2 नंबर दे रखा है, 2, 3, 4। 1 नंबर ऑप्शन भी तो इसका सही है। यह सम्मेलन 5 सितंबर 1774 को शुरू हुआ था और 22 अक्टूबर 1774 तक फिलाडेल्फिया में चला था। 22 अक्टूबर, हाँ, तो पहला ऑप्शन भी इसका सही होगा। चारों ऑप्शन सही है। इसमें 1 नंबर होगा, शायद टाइपिंग मिस्टेक होगी। इसका 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही होगा। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन 5 सितंबर 1774 से 5 सितंबर 1774 से 22 अक्टूबर 1774 तक फिलाडेल्फिया में चला, जिसमें जॉर्जिया को छोड़कर 12 उपनिवेशों के 56 लोगों ने भाग लिया था। उद्देश्य इसका पूर्ण स्वराज की मांग नहीं, वरन आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वायत्तता दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोस्टन टी पार्टी की घटना का नेतृत्व किसने किया? बोस्टन टी पार्टी की घटना का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था सैमुअल एडम्स के द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन। बोस्टन टी पार्टी की जो घटना है, 16 दिसंबर 1773 को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कुछ अमेरिकी कुलियों का भेष बनाकर इंग्लिश कंपनी के जहाजों पर चढ़ गए और 340 चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस से संबंधित सही कथनों का चयन कीजिए। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस से संबंधित सही कथनों का जो चयन कीजिए। इसमें सबसे पहला कथन है कि यह सम्मेलन 10 मई 1775 से 1 मई 1781 तक फिलाडेल्फिया में हुआ था। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस है जो 10 मई 1775 से 1 मई 1781 तक फिलाडेल्फिया में हुआ था, तो यह सही है। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस है, वह भी फिलाडेल्फिया में हुआ था, लेकिन प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस जो 1774 में हुआ था। 1774 में 5 सितंबर 1774 से 22 अक्टूबर 1774 तक। वहीं द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस जो 10 मई 1775 से 1 मार्च 1781 तक फिलाडेल्फिया में हुआ। इस सम्मेलन में 13 उपनिवेशों ने भाग लिया। जहां प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन में जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया था, उसने द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन में भाग लिया और इसमें सभी 13 उपनिवेशों ने भाग लिया। दूसरा ऑप्शन भी इसका सही है। तीसरा कि जॉन एडम्स के प्रस्ताव पर वॉशिंगटन को अमेरिका का प्रधान सेनापति बनाया गया।
द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन के अंदर जॉन एडम्स के प्रस्ताव पर वाशिंगटन को अमेरिका का प्रधान सेनापति बनाया गया। तीसरा ऑप्शन भी इसका सही होगा। 4 नंबर ऑप्शन, इसमें सम्मेलन में कुल 9 सत्रों का आयोजन हुआ। तो इस सम्मेलन में कुल 9 सत्र नहीं बल्कि कुल जो 7 सत्रों का आयोजन हुआ था। 9 सत्र नहीं 7 सत्रों का आयोजन हुआ था। 4 नंबर ऑप्शन गलत होगा। 1, 2 और 3 सही है। 2 नंबर ऑप्शन। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का सम्मेलन 10 मई 1775 से 1 मार्च 1781 के मध्य हुआ। इसमें कुल 7 सत्रों में इसका आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में 13 उपनिवेशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन के सत्रों का अध्यक्ष नहीं था। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन जो 1775 से लेकर 1781 तक चला था, जो 7 सत्रों में चला था, इसमें अलग-अलग लोगों ने अध्यक्षता की थी। तो इसमें से कौन है जो इसका अध्यक्ष नहीं रहा था? तो पीटोन रेडोल्फ ने इसकी अध्यक्षता की थी, जॉन हैंकॉक ने अध्यक्षता की थी, हेनरी लॉरेंस ने अध्यक्षता की थी, लेकिन हेनरी ली ने जो इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। 3 नंबर ऑप्शन। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस के 7 सत्रों में निम्न अध्यक्ष रहे: पीटोन रेडोल्फ, जॉन हैकॉक, हेनरी लॉरेंस, जॉन जे सैमुअल हंटिंगटन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता की घोषणा पत्र से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। स्वतंत्रता की घोषणा से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? पहला कि इसका प्रस्ताव 2 जुलाई 1776 को, स्वतंत्रता की घोषणा पत्र का प्रस्ताव है जो 2 जुलाई 1776 को हेनरी ली ने द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस के समक्ष रखा है। यह प्रस्ताव 2 जुलाई 1776 को हेनरी ली ने द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस के समक्ष रखा। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कि इस प्रस्ताव पर 13 उपनिवेशों ने हस्ताक्षर किए। तो इस प्रस्ताव पर जो 13 उपनिवेश हैं, इसमें एक उपनिवेश था जिसने हस्ताक्षर नहीं किए थे और वह था न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को छोड़कर बाकी सभी 12 उपनिवेशों ने हस्ताक्षर किए थे, सभी 13 ने नहीं किए थे। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा कि यह प्रस्ताव थॉमस जेफरसन की अध्यक्षता वाली कमेटी ऑफ 5 द्वारा तैयार किया गया था। तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। चौथा है कि इस पर द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस के अध्यक्ष जॉन हैकॉक व सचिव थॉमसन ने हस्ताक्षर किए थे। 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही होगा। तो इसमें असत्य कथन पूछा था, 2 नंबर ऑप्शन। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, इस प्रस्ताव पर न्यूयॉर्क को छोड़कर कुल 12 उपनिवेशों सहित कुल 56 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए। तत्पश्चात 4 जुलाई 1776 को यह प्रस्ताव पारित किया गया। इसी दिन को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न युद्धों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्न जो युद्ध है, इन युद्धों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। इनमें सबसे पहले नंबर पर है ट्रेंटन का युद्ध। ट्रेंटन का जो युद्ध हुआ था, यह हुआ था 26 दिसंबर 1976 को। 26 दिसंबर 1976 को है जो न्यू जर्सी के अंदर ट्रेंटन का युद्ध हुआ था। दूसरे नंबर पर है साराटोगा का युद्ध। साराटोगा का जो युद्ध हुआ था, यह सितंबर अक्टूबर 1777 में हुआ था। ट्रेंटन का युद्ध 1776 में, साराटोगा का युद्ध यह 1777 में हुआ था। 1777 में भी 19 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक। तीसरे नंबर पर है मेन माउथ का युद्ध। मेन माउथ का जो युद्ध हुआ था, यह हुआ था 28 जून 1778 को। और चौथे नंबर पर है ब्रॉन्डीवाइन का युद्ध। ब्रॉन्डीवाइन का जो युद्ध हुआ था, यह हुआ था 11 सितंबर 1777 को। तो ब्रॉन्डीवाइन का जो युद्ध हुआ था, यह सारागोटा से पहले हुआ था। बाकी तीनों सुमेलित थे, लेकिन ब्रॉन्डीवाइन का युद्ध जो सारागोटा से पहले का है, तो इसमें पहला सुमेलित नहीं है। दूसरा भी इसमें सुमेलित नहीं होगा। तीसरा भी इसमें सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि ब्रॉन्डीवाइन से पहले जो ट्रेटन का युद्ध ब्रॉन्डीवाइन से भी पहले हुआ था। तीसरा भी इसमें असुमेलित है। चौथा ऑप्शन इसमें सुमेलित होगा। ट्रेटन का युद्ध जो 1776 में, ब्रॉन्डीवाइन का युद्ध जो सितंबर 1777 में, साराटोगा का युद्ध जो सितंबर अक्टूबर 1777 में, और मेन माउथ का युद्ध जो 1778 के अंदर हुआ था। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है। ट्रेटन का युद्ध 26 दिसंबर 1776 को न्यू जर्सी के ट्रेटन में हुआ। ब्रॉन्डीवाइन का युद्ध 11 सितंबर 1777 को ब्रॉन्डीवाइन पेंसिल्वेनिया में हुआ। सारागोटा का युद्ध 19 सितंबर से 7 अक्टूबर 1777 को न्यूयॉर्क के सारागोटा में हुआ था। और मेन माउथ का एक दिवसीय युद्ध 28 जून 1778 को हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी सेनापति वॉशिंगटन के विरुद्ध होने वाले विभिन्न ब्रिटिश सेनापतियों के युद्धों के अनुसार मिलान कीजिए। अमेरिकी सेनापति वॉशिंगटन के विरुद्ध लड़ने वाले विभिन्न ब्रिटिश सेनापतियों को युद्धों के अनुसार सुमेलित कीजिए। युद्ध और ब्रिटिश सेनापति कौन कौन से युद्ध में ब्रिटिश सेनापति किस युद्ध के सेनापतित्व किया था? सबसे पहले नंबर पर ट्रेटन का युद्ध। ट्रेटन के युद्ध में ब्रिटिश जो सेनापति थे वो थे जॉन रोल। दूसरे नंबर पर ब्रॉन्डीवाइन का युद्ध। ब्रॉन्डीवाइन के युद्ध के अंदर ब्रिटिश सेनापति थे विलियम हॉ। तीसरा नंबर पर है साराटोगा का युद्ध। साराटोगा या सारागोटा का युद्ध। इसके अंदर जो ब्रिटिश सेनापति थे वो थे बुरगाइन। और चौथे नंबर पर है मैन माउथ का युद्ध। मैन माउथ के युद्ध के अंदर ब्रिटिश सेनापति थे हेनरी किल्टन। ट्रेटन के युद्ध में जॉन रोल। ब्रॉन्डीवाइन के युद्ध में विलियम। सारागोटा के युद्ध में बुरगाइन। और मैनमाउथ के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति थे हेनरी किल्टन। 2, 3, 4 और 1। 2, 3, 4 और 1, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद अमेरिका ने अपना ध्वज अपनाया जिसमें 13 स्टार थे? कौन से युद्ध के बाद अमेरिका ने अपना ध्वज अपनाया जिसके अंदर 13 स्टार थे? तो वह था प्रिंसटन के युद्ध के बाद। 3 नंबर ऑप्शन। 14 जुलाई 1777 को प्रिंसटन युद्ध के ठीक बाद अमेरिका ने अपना ध्वज अपनाया जिसे लाल व सफेद रंग की 13 पट्टिकाएं तथा इसमें 13 स्टार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईश्वर ने सब मनुष्य को सम्मान बनाया। ईश्वर ने सब मनुष्य को सम्मान बनाया और उन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए जिन्हें उनसे कोई छीन नहीं सकता। ईश्वर ने सब मनुष्य को सम्मान बनाया और उन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए जिन्हें उनसे कोई छीन नहीं सकता। इन अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और सुख के लिए प्रयत्न शामिल है। ईश्वर ने सब मनुष्य को सम्मान बनाया और उन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिन्हें उनसे कोई छीन नहीं सकता। इन अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और सुख के लिए प्रयत्न शामिल है। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन कौन से विद्वान का है? यह कथन है जेफरसन का। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यॉर्कटाउन युद्ध से संबंधित सत्य कथनों का चयन कीजिए। यॉर्कटाउन युद्ध से संबंधित सत्य कथन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले नंबर पर है कि यह अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम व निर्णायक लड़ाई थी। यॉर्कटाउन का जो युद्ध है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम व निर्णायक लड़ाई थी, तो ये सही है। दूसरा कि इस युद्ध में अमेरिका के सेनापति वॉशिंगटन व ब्रिटिश सेनापति कॉर्नवालिस थे। यॉर्कटाउन का जो युद्ध हुआ था उसमें ब्रिटिश सेनापति कॉर्नवालिस थे और अमेरिकी सेनापति वॉशिंगटन थे। तीसरे नंबर पर है कि वॉशिंगटन ने लाफायते की सहायता से कॉर्नवालिस को पराजित किया। वॉशिंगटन ने लाफायते की सहायता से कॉर्नवालिस को पराजित किया था। चौथा कि कॉर्नवालिस ने आत्मसमर्पण किया तथा इस समय वर्ल्ड वर्ल्ड टर्न्ड अपसाइड डाउन धुन बजाई गई थी। तो इसके चारों ही ऑप्शन है जो इसके सही होंगे। 1, 2, 3 और 4, 2 नंबर ऑप्शन। यॉर्कटाउन का युद्ध 28 सितंबर 1781 से 19 अक्टूबर 1781 तक चला। इस निर्णायक युद्ध में ब्रिटिश सेना की पराजय हुई। इस युद्ध में फ्रांस के द्वारा अमेरिका का सहयोग करना विजय का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम सभी पुरुषों को खत्म भी कर देते तो भी हमें महिलाओं से काफी समय तक लड़ना पड़ता। अगर हम सभी पुरुषों को खत्म भी कर देते तो भी हमें महिलाओं से काफी समय तक लड़ना पड़ता। ये उपयुक्त कथन किसका था? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। 3 नंबर ऑप्शन। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि अगर हम सभी पुरुषों को खत्म कर देते तो हमें महिलाओं से काफी देर तक लड़ना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस की संधि जो 3 सितंबर 1783 को हुई थी, इसकी शर्त इनमें से कौन सी नहीं थी? पेरिस की संधि की शर्त इसमें से कौन सी नहीं थी? तो पहली थी कि अमेरिका के 13 उपनिवेश स्वतंत्र कर दिए। पेरिस की संधि के तहत 1783 की पेरिस संधि के तहत अमेरिका के सभी 13 उपनिवेश स्वतंत्र कर दिए थे। फ्लोरिडा द्वीप तथा भूमध्य सागर का मैनार का द्वीप स्पेन को दिया गया। फ्लोरिडा द्वीप और भूमध्य सागर का माइनार्का द्वीप जो स्पेन को दिया गया। तीसरा कि अमेरिका युद्ध हर जाना मरेगा। तीनों ऑप्शन सही है। 4 नंबर ऑप्शन है कि सेंट लूसिया व टोबैगो वेस्ट इंडीज
तथा सेनेगल गोरी अफ्रीका का क्षेत्र स्पेन को दिए गए। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो गलत है। 4 नंबर ऑप्शन गलत है क्योंकि ये जो क्षेत्र है स्पेन को नहीं बल्कि ये फ्रांस को दिए थे। सेंट लूसिया व टोबैगो जो वेस्ट इंडीज का क्षेत्र था तथा सेनेगल गोरी जो अफ्रीका का क्षेत्र था, ये क्षेत्र स्पेन को नहीं मिले थे बल्कि ये जो क्षेत्र मिले थे ये क्षेत्र मिले थे और फ्रांस को। इसलिए 4 नंबर ऑप्शन इसका सम्मिलित होगा। पेरिस की संधि 3 सितंबर 1783। अमेरिकन प्रतिनिधि बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स तथा जॉन जे ने भाग लिया। वहीं ब्रिटिश प्रतिनिधि रिचर्ड ऑसबोल्ड तथा डेविड हार्टले ने भाग लिया। इसमें प्रावधान किया गया कि अमेरिका की सीमाएं निर्धारित कर दी गई। भारत का पुदुचेरी क्षेत्र फ्रांस को दिया गया। सेंट लूसिया व टोबैगो वेस्ट इंडीज तथा सेनेगल गोरी जो क्षेत्र है फ्रांस को दिए गए। 1784 में न्यूयॉर्क को अमेरिका की अस्थायी राजधानी बनाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपतियों का कालक्रम क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपतियों का कालक्रम क्या है? तो अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे वो बने थे जॉर्ज वॉशिंगटन। द्वितीय राष्ट्रपति थे जॉन एडम्स और तृतीय राष्ट्रपति थे जेफरसन। जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉन एडम्स और जेफरसन अमेरिका के राष्ट्रपतियों का क्रम। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय महाद्वीपीय कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ होना प्रस्तावित था? तृतीय महाद्वीपीय कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ होना प्रस्तावित था? तो यह प्रस्तावित था और वॉल्टिमोर में, लेकिन वॉल्टिमोर में नहीं हुआ था। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरलैंड अमेरिका के लिए पागल हो रहा है। आयरलैंड अमेरिका के लिए पागल हो रहा है, उपयुक्त कथन किसका था? हॉरेस वालपोल का। 3 नंबर ऑप्शन। होरेस वालपोल ने इंग्लैंड की संसद में कहा कि आयरलैंड जो अमेरिका के लिए पागल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना। एक तरफ अमेरिकी बस्तियां और सामने उनके संस्थापकों के नाम है। अमेरिकी बस्तियां और सामने उनके संस्थापकों के नाम है। तो ये जो बस्तियां ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी? सबसे पहले नंबर पर है, सबसे पहले नंबर पर है मैरीलैंड। मैरीलैंड मैरीलैंड की जो स्थापना की थी या स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी लॉर्ड वांटीमोर के द्वारा। लॉर्ड वांटीमोर के द्वारा। दूसरे नंबर पर जो है जॉर्जिया। जॉर्जिया की जो स्थापना की थी या जॉर्जिया की स्थापना की गई थी जेम्स एडम्स के द्वारा। जेम्स एडम्स के द्वारा। जेम्स ओगल ओगलेथोर्पो के बारे में पढ़ा है मैंने। जॉर्जिया के जो संस्थापक थे वो जेम्स ओगलथोर्पे थे। जेम्स एडम्स भी उसमें शायद होंगे, मैंने इसे पढ़ा नहीं है। जॉर्जिया के जो संस्थापक है जॉर्ज ओगलथोर्पे ही पढ़ा है मैंने। तो आप बताना कि क्या उसमें जेम्स एडम्स भी शामिल थे या फिर सिर्फ जेम्स ओगलथोर्पे ही थे। सर ने अगर जेम्स एडम्स लिखा तो शायद जेम्स एडम्स भी होंगे। अ, तीसरे नंबर पर है पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया के जो संस्थापक थे वो थे विलियम पेन। विलियम पेन ने पेंसिल्वेनिया की स्थापना की थी। और कनेक्टिकट के जो संस्थापक थे यह संस्थापक विलियम होम्स नहीं, साइब्रुक थे। साइब्रुक जो थे वो थे इसमें सम्मिलित थे। साइब्रुक थे इसके अंदर। इसके अलावा न्यू हेवन थे, जॉन हेंस थे, थॉमस थे। इसमें विलियम होम्स भी शायद होंगे। विलियम होम्स का मुझे याद नहीं आ रहा है। इसके जो संस्थापक इसमें सबसे मुख्य साइब्रुक ही थे। इसके अलावा न्यू हेवन, जॉन हेम्स, थॉमस, ये इसके संस्थापक सदस्य थे। विलियम होम्स भी थे या नहीं थे इसके बारे में आप कमेंट करके बताना। मैरीलैंड की जो स्थापना की गई थी यह की गई थी 1632 से 33 के मध्य। जॉर्जिया की स्थापना की गई थी 1732 के अंदर। पेंसिल्वेनिया की स्थापना की गई थी 1682 के अंदर। और कनेक्टिकट कनेक्टिकट की जो स्थापना की गई थी यह की गई थी 1635 के अंदर। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा इसमें एक में तीन होगा, एक में तीन होगा, तीन में चार होगा और दो में जो एक बताया गया और चार में जो दो बताया गया। तो इस हिसाब से तीन, एक, चार और दो।
3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा के मसौदे को तैयार करने वाली समिति का सदस्य नहीं था? निम्न में से कौन है जो अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा के मसौदे को तैयार करने वाली समिति का सदस्य नहीं था? अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा के मसौदे को तैयार करने वाली समिति का सदस्य कौन नहीं था? तो इसमें जेफरसन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, रोजर शर्मन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन इसमें सम्मिलित नहीं थे। स्वतंत्रता की घोषणा का प्रारूप कमेटी ऑफ 5 द्वारा किया गया। इसके निम्न सदस्य थे। इनमें 5 सदस्य कौन-कौन थे? कमेटी ऑफ 5 यानी 5 सदस्य थे, जिसकी अध्यक्षता की थी थॉमस जेफरसन ने, और इसके अन्य सदस्य थे जॉन एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, रोजर शर्मन और रॉबर्ट लिविंगस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना। यहाँ पर कुछ पुस्तकें दे रखे हैं और विद्वानों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है जॉन लॉक। जॉन लॉक की इसमें पुस्तक कौन सी है? तो जॉन लॉक की पुस्तक है टू ट्राइटिज ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्राइटिज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक की पुस्तक है। दूसरे नंबर पर है स्टीफन हॉपकिंस। स्टीफन हॉपकिंस की पुस्तक कौन सी है? तो स्टीफन हॉपकिंस की पुस्तक है द राइट्स ऑफ द कॉलोनीज एग्जामिन्ड। द राइट्स ऑफ द कॉलोनीज एग्जामिन्ड जो स्टीफन हॉपकिंस की पुस्तक है। तीसरे नंबर पर है सैमुअल एडम्स। सैमुअल एडम्स की पुस्तक कौन सी है? तो सैमुअल एडम्स की पुस्तक है राइट्स ऑफ कॉलोनिस्ट। राइट्स ऑफ कॉलोनिस्ट जो पुस्तक है यह सैमुअल एडम्स की है। और चौथे नंबर पर है जेम्स ओटिस। जेम्स ओटिस की पुस्तक है एन आउटलाइन ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री। एन आउटलाइन ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री। 4 नंबर ऑप्शन। तो इसमें 2, 3, 1 और 4। 2, 3, 1 और 4। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी सुमेलित करना है। कौन सा जो इसमें सुमेलित नहीं है? असुमेलित कौन सा है इसमें? असुमेलित बताना है। सबसे पहले नंबर पर है मैसाचुसेट्स। मैसाचुसेट्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी जॉन एडम्स के द्वारा। जॉन एडम्स इनके साथ जो अच्छा स्थापना की नहीं है। इसमें जो दे रखे हैं ये दे रखे हैं जो प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन जो हुआ था, प्रथम महाद्वीपीय जो कांग्रेस सम्मेलन हुआ था, उसमें प्रतिनिधि कौन-कौन थे? प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों के बारे में कहाँ से कौन-कौन से प्रतिनिधि आए थे? कौन-कौन से उपनिवेश के प्रतिनिधि कौन शामिल थे? तो सबसे पहले नंबर पर मैसाचुसेट्स। मैसाचुसेट्स से जॉन एडम्स आए थे। जॉन एडम्स के अलावा इसमें चुसेट्स से जो आए थे वो थे सैमुअल एडम्स, पैट्रिक हेनरी और रुडोल्फ। ये जो प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में मैसाचुसेट्स से सम्मिलित हुए थे, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा वर्जीनिया। वर्जीनिया जो है, वर्जीनिया से जॉर्ज वॉशिंगटन सम्मिलित हुए थे। पेंसिल्वेनिया से जॉन डिक्सन सम्मिलित हुए थे। तो ये तीनों ही ऑप्शन है इसके सुमेलित है। चौथे नंबर ऑप्शन है जॉर्जिया। जॉर्जिया से जॉन के। जॉर्जिया जो इस प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन में सम्मिलित ही नहीं हुआ था। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन में 12 उपनिवेश ही सम्मिलित हुए थे। 13 उपनिवेश जॉर्जिया जो इसमें सम्मिलित ही नहीं हुआ था। तो जॉन के जो जॉर्जिया के प्रतिनिधि नहीं बल्कि न्यूयॉर्क के प्रतिनिधि थे। 4 नंबर ऑप्शन इसका असुमेलित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध अमेरिकी कार्टून जुड़ जाओ या मर जाओ। प्रसिद्ध अमेरिकी कार्टून जुड़ जाओ या मर जाओ जो कि परिसंघ के उद्देश्य के लिए प्रकाशित हुआ था, किसके रचना थी? यह किसके रचना थी? तो यह थी बेंजामिन फ्रैंकलिन की। जुड़ जाओ या मर जाओ प्रसिद्ध अमेरिकन कार्टून बेंजामिन फ्रैंकलिन की रचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम अंग्रेज बस्ती का नाम क्या था? संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम अंग्रेज बस्ती कौन सी थी? तो प्रथम जो अंग्रेज बस्ती थी या प्रथम अंग्रेज बस्ती थी जेम्स टाउन। जेम्स टाउन जो 1607 में जो इसकी स्थापना की गई थी। सम्राट जेम्स प्रथम की अनुमति से 1607 ईस्वी में लंदन कंपनी के कप्तान न्यूफोर्ट के नेतृत्व में जॉन स्मिथ द्वारा वर्जीनिया में जेम्सटाउन नामक बस्ती बसाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस की क्रांति की नींव रखी। अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस की क्रांति की नींव रखी। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस की क्रांति की नींव रखी थी। उपयुक्त कथन कौन से विद्वान का है? बेंजामिन फ्रैंकलिन का। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के नागरिकों को मिले मौलिक अधिकार। अमेरिका के नागरिकों को मिले मौलिक अधिकार किस विद्वान की रचना से प्रेरित है?
अमेरिका के नागरिकों को मिले मौलिक अधिकार कौन से विद्वान की रचना से प्रेरित है? हॉपकिंस की रचना। एक नंबर ऑप्शन। हॉपकिंस की रचना थे राइट ऑफ कॉलोनियल एग्जामाइंड से प्रेरित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों का कालक्रम क्या है? ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों का कालक्रम पूछा है, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों के कालक्रम ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों का जो कालक्रम पूछा है, इसमें सबसे पहले आएंगे ग्रीनविले, उसके पश्चात रोकिंगहम, विलियम पिट, ग्रिफ्टन और लॉर्ड नॉर्थ। ये जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों का सही कालक्रम होगा। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने स्टाम्प एक्ट लागू व रद्द किया था? कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने स्टाम्प एक्ट को लागू भी किया था और उन्हें पुनः रद्द भी किया था? तो यह थे ग्रीनविले। ग्रीनविले ने इसे लागू किया था और रोकिंगहम ने जो इसे स्टाम्प एक्ट को पुनः रद्द किया था। तो ग्रीनविले के द्वारा इसे शुरू किया गया था और रोकिंगहम के द्वारा इसे वापस रद्द किया गया था। 1 नंबर ऑप्शन। स्टाम्प एक्ट प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने लागू किया, जिसका भारी विरोध होने के कारण प्रधानमंत्री रोकिंगहम ने 1766 में एक्ट वापस ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन स्वतंत्रता व सुख के लिए प्रयासों के अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। जीवन स्वतंत्रता व सुख के लिए प्रयास के अधिकारों कोई नहीं छीन सकता। उपयुक्त कथन किसका है? तो यह कथन है थॉमस जेफरसन का। 1 नंबर ऑप्शन। थॉमस जेफरसन ने कहा कि जीवन स्वतंत्रता व सुख के लिए किए गए प्रयासों के अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटोरेबल एक्ट की घटना इंटोरेबल एक्ट किस घटना के बाद पारित किया गया था? तो इंटोरेबल एक्ट जो कौन सी घटना के बाद पारित किया गया था? तो यह किया गया था बोस्टन टी पार्टी की घटना के बाद। 3 नंबर ऑप्शन। इंटोरेबल एक्ट, जिसे असहनीय अधिनियम जबरदस्ती अधिनियम के रूप में जाना जाता है, बोस्टन टी पार्टी के बाद 1774 में ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित 5 दंडात्मक कानूनों की एक श्रृंखला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने मार्टिन लूथर को नास्तिक व विधि बहिष्कृत घोषित किया? किसने मार्टिन लूथर को नास्तिक और विधि बहिष्कृत घोषित किया था? चार्ल्स पंचम ने। 1 नंबर ऑप्शन। वर्म्स की सभा 1521 में सम्राट चार्ल्स पंचम ने लूथर को मत बदलने को कहा, लेकिन लूथर ने मना कर दिया तो उसे विधि बहिष्कृत कर दिया। लूथर को धर्म बहिष्कृत 1521 में पोप लियो 10 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण कालीन चित्रकला का अग्रदूत या प्रवर्तक कहा जाता है? पुनर्जागरण कालीन चित्रकला का अग्रदूत किसे कहा जाता है? जिएटो को। 3 नंबर ऑप्शन। जिएटो को पुनर्जागरण कालीन चित्रकला का अग्रदूत या प्रवर्तक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम मिलान करना है। यहाँ पर कुछ विद्वानों के नाम दे रखे हैं। सबसे पहले नंबर पर है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन को जो आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, फ्रांसिस बेकन को आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। दूसरे नंबर पर है दांते। दांते को जो आधुनिक युग का प्रथम कवि कहा जाता है, आधुनिक युग का प्रथम कवि दांते। तीसरे नंबर पर है मार्टेन। मार्टेन को जो प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा जाता है, मार्टेन प्रथम आधुनिक व्यक्ति। और दोनातेलो दोनातेलो को जो पुनर्जागरण कालीन मूर्ति कला का प्रथम प्रवर्तक माना जाता है। दोनातेलो को पुनर्जागरण कालीन मूर्ति कला का प्रथम प्रवर्तक माना जाता है। फ्रांसिस बेकन आधुनिक विज्ञान का जनक, दांते आधुनिक युग का प्रथम कवि, मॉन्टेन प्रथम आधुनिक व्यक्ति और दोनातेलो पुनर्जागरण कालीन मूर्ति कला का प्रथम प्रवर्तक। 2, 1, 4 और 3। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पोप ने कब जूलियन कैलेंडर को बदलकर उसके स्थान पर नवीन ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन करवाया? किस पोप ने कब जूलियन कैलेंडर को बदलकर उसके स्थान पर नवीन ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन करवाया था? तो यह करवाया था पोप ग्रेगरी 13 ने 1582 के अंदर। पोप ग्रेगरी 13 ने 1582 में। 3 नंबर ऑप्शन। पोप ग्रेगरी 13 ने 1582 में जूलियन कैलेंडर को बदलकर उसके स्थान पर नवीन ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन करवाया था।
तो ये थे प्रश्न वर्ल्ड हिस्ट्री का आज जो पहला टेस्ट था उसके 100 प्रश्न। अब इसी क्लास में आगे हम 15-20 प्रश्न करेंगे, लगभग 15 एक प्रश्न है जो आईसीटी से संबंधित है। आईसीटी से संबंधित प्रश्न है जो वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ साथ सभी टेस्टों में आपको मिलेंगे अंत में, तो उनको करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि संप्रेषण की विशेषताओं के संबंध में, संप्रेषण की विशेषताओं के संबंध में त्रुटिपूर्ण तथ्य को पहचानें। संप्रेषण की विशेषताओं से संबंधित कौन सा कथन है जो इसमें गलत है? सबसे पहला कि संप्रेषण कला एवं विज्ञान दोनों है। संप्रेषण जो है कला भी है और विज्ञान भी है, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा यह स्थैतिक प्रक्रिया है। संप्रेषण स्थैतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि संप्रेषण जो एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, जो सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। स्थैतिक यानी एक जगह रुकने वाली नहीं, बल्कि गत्यात्मक गति करने वाली, सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। 2 नंबर ऑप्शन गलत है। तीसरा, यह द्विमार्गी या बहुमार्गी प्रक्रिया है। संप्रेषण द्विमार्गी भी हो सकता है, बहुमार्गी भी हो सकता है। 3 नंबर ऑप्शन भी इसका सही है। चौथा, संप्रेषण सार्वभौमिक प्रक्रिया, संप्रेषण सार्वभौमिक प्रक्रिया है। 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही होगा। तो कौन सा गलत है? 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेविड बार्लो द्वारा संप्रेषण से संबंधित दिए गए एसएमसीआर मॉडल के घटकों में शामिल नहीं है। डेविड बार्लो के द्वारा संप्रेषण से संबंधित एसएमडीआर मॉडल के घटकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें प्रेषक है, संदेश है, रिसीवर है, प्रतिपुष्टि इसमें सम्मिलित नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन। इसमें 4 घटक शामिल है: प्रेषक, सेंडर, संदेश, मैसेज, चैनल और प्रापक यानी रिसीवर। तो इसमें यह 4 सम्मिलित है, प्रतिपुष्टि इसमें सम्मिलित नहीं है। यह मॉडल संप्रेषण को सूचना के हस्तांतरण के रूप में देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनौपचारिक संप्रेषण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनौपचारिक संप्रेषण से संबंधित जो कथन दे रखे हैं इनमें से कौन कौन से कथन है जो सत्य है? पहला कि इसे ग्रेपवाइन संप्रेषण भी कहा जाता है। अनौपचारिक संप्रेषण को ग्रेपवाइन संप्रेषण भी कहा जाता है। कीथ डेविस ने इसका प्रतिपादन किया। कीथ डेविस ने इसका प्रतिपादन किया। दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। तीसरा ऑप्शन है कि कीथ डेविस ने एकल छोर, गपशप, सर्कल नेटवर्क, प्रायिकता नेटवर्क कुल 4 प्रकार का अनौपचारिक संप्रेषण बताया। कीथ डेविस ने जो 4 अनौपचारिक संप्रेषण के जो 4 प्रकार बताए थे, उसमें एकल छोर था, दूसरा उसमें गपशप था, गपशप नेटवर्क था, तीसरा सर्कल नेटवर्क नहीं था, बल्कि क्लस्टर नेटवर्क था। गुच्छा, जिसे गुच्छा नेटवर्क या क्लस्टर नेटवर्क कहा जाता है, क्लस्टर नेटवर्क था, सर्कल नेटवर्क इसमें नहीं था। इसलिए 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। प्रायिकता नेटवर्क इसमें सम्मिलित था। प्रायिकता नेटवर्क था, प्रोबेबिलिटी नेटवर्क, सर्कल नेटवर्क नहीं था, बल्कि क्लस्टर नेटवर्क था, गपशप या गॉसिप नेटवर्क था, और एकल यानी कि सिंगल नेटवर्क था। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही नहीं है। 1 और 2 इसके सही होंगे। कीथ डेविस ने 4 प्रकार का अनौपचारिक संप्रेषण बताया: सिंगल नेटवर्क, गॉसिप नेटवर्क, क्लस्टर नेटवर्क और प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। चेन नेटवर्क, स्टार नेटवर्क, सर्कल नेटवर्क, ऑन चैनल नेटवर्क, ये औपचारिक संप्रेषण के प्रकार है, ना कि अनौपचारिक संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीथ डेविस द्वारा बताई गई संप्रेषण की बाधाओं में शामिल नहीं है। संप्रेषण की जो बाधाएं बताई थी उनमें से कौन सा जो बाधाओं में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें भाषागत बाधा है, भौतिक बाधा है, मनोवैज्ञानिक बाधा है, संगठनात्मक बाधा इसमें सम्मिलित नहीं है। कीथ डेविस ने जो 4 प्रकार की बाधाएं बताई थी, इन 4 प्रकार की बाधा में भाषागत बाधा थी, दूसरे इसमें भौतिक बाधा थी, तीसरे इसमें मनोवैज्ञानिक बाधा थी, और चौथे इसमें व्यक्तिगत एवं सामाजिक बाधाएं थी। संगठनात्मक बाधा नहीं थी, व्यक्तिगत और सामाजिक बाधाएं इसमें सम्मिलित थी, संगठनात्मक बाधा नहीं। तो इसलिए 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। कीथ डेविस संप्रेषण की बाधाओं को 4 प्रकारों में विभाजित करते हैं: भाषागत बाधा, उच्चारण सही नहीं होना, शब्द जातक, अमूर्त खराब शब्दावली। दूसरी, भौतिक बाधा, भौतिक बाधा शोरगुल, अदृश्यता, दूरी, उम्र, लिंग और समयांतराल। तीसरा, मनोवैज्ञानिक बाधा, मनोवैज्ञानिक बाधा में पूर्वाग्रह, अरुचि, अशांति, अपूर्ण जिज्ञासात्मक मनोवृत्ति, गलत प्रत्यक्षीकरण। और चौथा है व्यक्तिगत एवं सामाजिक बाधाएं, व्यक्तिगत एवं सामाजिक बाधाएं जिसमें सामाजिक कुरीतियां और अव्यवस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण मॉडल एवं उनके प्रतिपादक के असंगत युग्म को पहचाने। संप्रेषण मॉडल एवं उनके प्रतिपादक के असंगत युग्म को पहचाने। एक तरफ संप्रेषण मॉडल दे रखे हैं, सामने उनके प्रतिपादक दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जो सुमेलित नहीं है?
सबसे पहले मौखिक प्रश्नों पर आधारित मॉडल। मौखिक प्रश्नों पर आधारित मॉडल के जो प्रतिपादक थे हेराल्ड लोसवेल थे, तो ये सही है। दूसरा गत्यात्मक प्रक्रिया का मॉडल। गत्यात्मक प्रक्रिया का मॉडल डेविड बार्लो के द्वारा दिया गया, दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। तीसरा अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली। अंतःक्रिया विश्लेषण जो प्रणाली मॉडल दिया था, यह फिलिप वी के द्वारा नहीं दिया गया, बल्कि यह दिया गया था नेड ए फ्लेंडर्स के द्वारा। अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली का जो मॉडल दिया था, यह मॉडल के प्रतिपादक थे नेड ए फ्लेंडर्स, फिलिप वी नहीं थे। 3 नंबर ऑप्शन इसका असम्मिलित है। चौथा है साइबरनेटिक्स मॉडल। साइबरनेटिक्स मॉडल के प्रतिपादक थे नॉर्बर्ट विनर। 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सुमेलित है, तो 3 नंबर इसका असम्मिलित होगा। संप्रेषण का अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली मॉडल नेड ए फ्लैंडर्स ने दिया था। वे मिनेसोटा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उन्होंने कक्षा कक्ष में होने वाले शाब्दिक व्यवहार का विश्लेषण किया। उन्होंने शाब्दिक या कक्षागत व्यवहार को 10 वर्गों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाब्दिक संप्रेषण के प्रकारों में शामिल है। शाब्दिक संप्रेषण के प्रकारों में कौन कौन से शामिल है? तो शाब्दिक संप्रेषण के प्रकारों में मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, टेलीफोन द्वारा संप्रेषण, ये तीनों शाब्दिक संप्रेषण है। संकेतात्मक कोट भाषा का संप्रेषण। संकेतात्मक कोट भाषा, ये संकेतों के माध्यम से, इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता, शाब्दिक संप्रेषण नहीं है। शाब्दिक संप्रेषण मौखिक संप्रेषण में होता है, लिखित संप्रेषण में होता है, टेलीफोन द्वारा संप्रेषण में होता है। तो 1, 2 और 3 इसके सही होंगे। 1, 2 और 3, 3 नंबर ऑप्शन। संकेतात्मक कोड भाषा द्वारा संप्रेषण अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार है। इस संप्रेषण में भाषा की जगह विभिन्न प्रकार के संकेतों का प्रयोग किया जाता है। इस भाषा का सर्वप्रथम मापन चार्ल्स एम ग्लोब ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से संप्रेषण के दौरान होने वाली मनोवैज्ञानिक बाधा से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन से संप्रेषण के दौरान होने वाली मनोवैज्ञानिक बाधा से संबंधित है? मनोवैज्ञानिक बाधा से संबंधित कौन कौन से हैं? तो मनोवैज्ञानिक बाधा से संबंधित है पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह के अलावा अपूर्ण जिज्ञासा और अरुचि। पूर्वाग्रह, अपूर्ण जिज्ञासा और अरुचि, ये तीनों मनोवैज्ञानिक बाधा से संबंधित है। वहीं शारीरिक विकृतियां और शोर, शारीरिक विकृतियां और शोर जो है भौतिक बाधा से संबंधित है। तो इसमें मनोवैज्ञानिक बाधा से संबंधित संप्रेषण पूछा है तो पूर्वाग्रह, अपूर्ण जिज्ञासा और अरुचि। 1, 2 और 3, 1 नंबर ऑप्शन। संप्रेषण के दौरान होने वाली मनोवैज्ञानिक बाधाओं में सम्मिलित है पूर्वाग्रह, अरुचि, जरूरत से ज्यादा अधिक चिंताएं, अशांति, अपूर्ण जिज्ञासा, गलत प्रत्यक्षीकरण, शारीरिक विकृतियां व शोर भौतिक बाधाओं के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण में आने वाली बाधाओं और उनके सम्मुख उदाहरणों को असंगत युग में पहचाने। संप्रेषण में आने वाली बाधाओं और उनके सम्मुख उदाहरण का असंगत युग्म कौन सा? एक तरफ बाधाओं के प्रकार दे रखे, सामने उनके उदाहरण दे रखे, इनमें से कौन सा जो सुमिलित नहीं है? सबसे पहले नंबर पर है भाषागत बाधा। भाषागत बाधा के मतलब है कि उच्चारण सही नहीं होना। दूसरा भौतिक बाधाएं, भौतिक बाधाएं जिसमें शोर। तीसरा मनोवैज्ञानिक बाधा है, मनोवैज्ञानिक बाधा का उदाहरण अपूर्ण जिज्ञासा। और चौथा है सामाजिक बाधा है, सामाजिक बाधा का उदाहरण है खराब स्वास्थ्य। तो इसमें से कौन सा जो सुमेलित सही नहीं है? भाषागत बाधा, भाषागत बाधा का है उदाहरण उच्चारण सही नहीं होना, उच्चारण सही नहीं होना, हकलाना। तो यह जो भाषागत बाधा है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। इस भाषागत बाधा का शिकार कई बार मैं खुद भी हो जाता हूँ, तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। दूसरा भौतिक बाधाएं, भौतिक बाधाएं जिसमें शोर, तो दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। तीसरा मनोवैज्ञानिक बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाओं का उदाहरण है अपूर्ण जिज्ञासा, जिसमें जिज्ञासा ना हो वो मनोवैज्ञानिक बाधाएं, तीसरा भी सत्य है। चौथा सामाजिक बाधाएं, खराब स्वास्थ्य, खराब स्वास्थ्य जो सामाजिक बाधा नहीं है बल्कि खराब स्वास्थ्य जो भौतिक बाधा है। खराब स्वास्थ्य भौतिक बाधा से संबंधित है, ना कि सामाजिक बाधा से। तो 4 नंबर इसका असुमिलित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की मूलभूत परिभाषा क्या है? कंप्यूटर की मूलभूत परिभाषा क्या है? तो इसमें कंप्यूटर की मूलभूत परिभाषा क्या है? तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा के प्रोसेस करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करता है। 2 नंबर ऑप्शन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट डेटा को प्रोसेस करके उपयोगी आउटपुट प्रदान करता है। यह गणना, स्टोरेज और संचार जैसे कई कार्य करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउटपुट डिवाइस का मुख्य कार्य क्या है? आउटपुट डिवाइस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आउटपुट डिवाइस का कार्य उपयोगकर्ता को सूचना प्रदर्शित करना, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को इनपुट करना। ये जो कार्य है ये इनपुट डिवाइस के, आउटपुट डिवाइस का जो मुख्य कार्य है यह उपयोगकर्ता को सूचना प्रदर्शित करना। सूचना प्रदर्शित करना यह आउटपुट डिवाइस है। 3 नंबर ऑप्शन। आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर और प्रिंटर का मुख्य कार्य प्रोसेस किए गए डेटा को उपयोगकर्ता तक पहुंचाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य कर सकती है? कौन सी डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करती है? तो टच स्क्रीन से हम कुछ इनपुट भी कर सकते हैं और वो हमें आउटपुट भी दिखाता है। तो टच स्क्रीन जो इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करती है। 3 नंबर ऑप्शन। टच स्क्रीन एक हाइब्रिड डिवाइस है जो उपयोगकर्ता से इनपुट प्राप्त कर सकता है टच के द्वारा और आउटपुट प्रदर्शित करता है स्क्रीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा इसमें से जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रोजेक्टर ये आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, ये हमें आउटपुट देते हैं। माइक्रोफोन आउटपुट डिवाइस नहीं बल्कि यह इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर, मॉनिटर और स्पीकर ये तीनों आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनपुट डिवाइसेस के बिना कंप्यूटर क्या कर सकता है? इनपुट डिवाइसेस के बिना कंप्यूटर क्या कर सकता है? कंप्यूटर डेटा प्रोसेस कर सकता है, आउटपुट प्रदर्शित कर सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकता है, लेकिन नया डेटा इनपुट नहीं कर सकता। इनपुट डिवाइसेस के बिना नया डेटा इनपुट नहीं कर सकता। जो डेटा पहले से इनपुट कर रखा है उसे प्रोसेस कर सकता है, आउटपुट प्रदर्शित कर सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकता है, लेकिन नया डेटा इनपुट नहीं कर सकता। 2 नंबर ऑप्शन। इनपुट डिवाइसेस के बिना कंप्यूटर में नया डेटा दर्ज नहीं किया जाता, लेकिन पहले से मौजूद डेटा को प्रोसेस और प्रदर्शित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की कौन सी विशेषताएं इसे किसी भी प्रकार के डेटा को प्रोसेस करने में सक्षम बनाती है? कंप्यूटर की कौन सी विशेषताएं जिसे इसे किसी भी प्रकार के डेटा को प्रोसेस करने में सक्षम बनाती है? सार्वभौमिकता। 1 नंबर ऑप्शन। कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है जैसे कि गणना करना, ग्राफिक्स डिजाइन करना, सिमुलेशन करना और डेटा प्रोसेसिंग इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? माउस के ड्रैग और ड्रॉप का जो किसके लिए इसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है फाइल या ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। फाइल या ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन। ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशन में हम माउस का बटन दबाकर किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचा या ड्रैग किया जा सकता है, फिर सही स्थान पर छोड़ देना यानी कि ड्रॉप किया जा सकता है। यह आमतौर पर फाइल्स को मूव करने या आइकन को व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह थी आज की क्लास जिसके अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक यूरोप में पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इसके साथ ही अंतिम में 15 प्रश्न जो आईसीटी के थे जिसमें संप्रेषण कौशल, कंप्यूटर का परिचय, इनपुट और आउटपुट युक्तियों के बारे में देखा। कल का जो 17 नंबर टेस्ट होगा उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक रहेंगे औद्योगिक क्रांति, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट का युग। औद्योगिक क्रांति, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट का युग। इसके साथ ही आईसीटी के जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे सॉफ्टवेयर और इसके साथ ही सहकारी अधिनियम का टॉपिक रहने वाला है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।